स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग, ठीक है। चलो यहां से ही चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो तो अपन इसे दो पार्ट कर रहे हैं। पहले अपन वेव ऑन स्ट्रिंग देखेंगे, साउंड वेव देखेंगे फिर, ठीक है। अब सुना, साउंड वेव में एक ऐसा टॉपिक है जिसको बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। वो जिस दिन तुम्हें मन करे उस दिन पढ़ सकते हो, मतलब उसका आगे पीछे से कहीं कोई रिलेशन। हाँ हाँ, वो कनेक्टेड नहीं है। मतलब जिस दिन तुम्हारे पास लगे, जैसे हम लोग क्लास में चल रहे हैं ना, हम लोग एरर करेंगे, उस दिन मान लो मेरे पास टाइम बच जाएगा, तो अपन वहां पे ही साउंड वेव का डॉपलर इफेक्ट खत्म करेंगे। वेव ऑन स्ट्रिंग मतलब रस्सी पर तरंग, और साउंड वेव ध्वनि तरंग, ठीक है। इसके पहले तरंग क्या होता है अपन वो समझते हैं, है ना। लिखते हुए जाना चाहो तो, नहीं भी लिखो तो जानते हो, है ना। क्या है, ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान में जो जाने का तरीका होता है, उसमें एक तरीका तरंग, ठीक है। एक तो ये तरीका था जैसे ऊर्जा को एक जगह से दूसरे स्थान ले जाना है, तो बहुत सारे तरीके ऊर्जा ले जाने का। क्या क्या मैंने यहाँ पे एक, है ना, द्रव्यमान को धक्का दिया, उसकी गतिज ऊर्जा थी, वो आगे गया, आगे वाले द्रव्यमान को धक्का दिया, उसकी गतिज ऊर्जा आ गई, वो आगे गया। इस तरह का द्रव्यमान एक जगह से दूसरी जगह स्थापित हो रहा है, विस्थापित हो रहा है, वो ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, गतिज ऊर्जा, ठीक है। एक केस में होगा कि द्रव्यमान तो वहीं का वहीं रह गया, ऊर्जा खाली चला, तो तरंग यही होता है। अब हम लोग इसको जो पढ़े हुए उसके तरीके से समझे तो संवहन और चालन। संवहन में क्या होता है, द्रव्यमान एक जगह से चलता था और चलते 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 आगे चल जाता था, याद आ रहा है। संवहन में उसमें माध्यम का विस्थापन होता था, जबकि चालन में माध्यम का विस्थापन नहीं होता। तो ये चालन टाइप का चीज है। उसमें क्या होगा, माध्यम का विस्थापन नहीं होगा। अच्छा है नहीं हो, क्योंकि मान लो माध्यम विस्थापित हो गया ना तो सब मर जाओगे। बोलोगे यहाँ का हवा आगे चला गया, यहाँ वैक्यूम बन गया, सांस कहां से लोगे, ठीक है। तो माध्यम वहीं का वहीं रहता, माध्यम का विस्थापन नहीं। क्लियर चीज समझ में आया। तो ये होता है तरंग। अब तरंग को हम लोग ने वर्गीकृत किया, तो तरंग क्या है वो लिख लो, है ना। ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान, तरंग का डेफिनेशन है ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवाह होने का एक प्रकार, एक तरीका होता है। तरंग ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवाह होने का एक तरीका होगा, माध्यम होता है, जरिया होता, जिसमें है ना माध्यम का विस्थापन नहीं होता, जिसमें माध्यम का विस्थापन नहीं होता। क्या विस्थापित होता है, क्या जाता है, ऊर्जा जाता है, माध्यम नहीं जाता, ठीक है। ये क्या है, एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा के गमन का, ऊर्जा के प्रवाह का एक तरीका होता है, एक जरिया होता है, जिसमें माध्यम का विस्थापन नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है चीज। अब देखो जैसे इसका सबसे अच्छा सा एग्जांपल क्या है, जैसे तुम लाइन में खड़े हो, है ना, अभी कोई मूवी आने वाली आई होगी कश्मीर फाइल्स, टिकट लेने के लिए तुम लाइन में लगे हुए हो, बच्चन पांडे जो भी है ना, ठीक है, लगे हुए लाइन में तुम लोग, है ना। अब लास्ट में लगा हुआ था हमारा कटप्पा, है ना, और सबसे आगे लगा हुआ था हमारे, हाँ ठीक है। अब कटप्पा को मस्ती चढ़ा, वो क्या किया, अपने आलों को एक धक्का दिया जोर से, है ना, अपने आगे वालों को, सबसे आगे वालों को नहीं, है ना। सुनो तो, फिर उसके आगे वाला अनबैलेंस्ड होगा, तो अनबैलेंस वो अपने आगे वालों को धक्का देगा, वो अपने आगे वालों, अंत में किसके पास धक्का पहुंचा, तो इसका मतलब धक्का तो पहुंच गया, लेकिन कटप्पा अभी भी लाइन में पीछे ही है ना, कटप्पा नहीं पहुंच पाया। तो ये एक तरीके से तरंग है। उसमें क्या हुआ, उसने जो ऊर्जा डिस्टरबेंस दिया था, जो विक्षोभ पैदा किया था, डिस्टरबेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, विक्षोभ, है ना, वो जो पैदा किया था वो तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया, लेकिन माध्यम नहीं पहुंचा, ये तरंग, ठीक है। मैं बोल रहा हूं, तो यहां से जो वर्ड्स यूज कर रहा हूं, प्रेशर का जो वेरिएशन डिफरेंस है ना, ये यहां से तुम्हारे कानों तक पहुंच गया, लेकिन यहाँ का हवा वहां नहीं गया ना, वैक्यूम में दिक्कत हो जाती है ना। रस्सी है, रस्सी को एक एंड से बांध के ऐसे 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 ऑसिलेट करा रहे, तो रस्सी के माध्यम तो वहीं का वहीं है, रस्सी थोड़ी टूट के वहां चला गया पूरा, है ना, लेकिन ऊर्जा वहां चला गया। मैं ऐसे ऐसे ऑसिलेट करा रहा हूँ, लास्ट वाला पार्टिकल ऑसिलेट, उसके पास गतिज ऊर्जा पहुंच गई, है ना। तो ये तरीका है जिसमें ऊर्जा का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होगा, प्रवाह होगा, इसे माध्यम नहीं जाएगा, ठीक है। अब तरंग को हम लोग ने कुछ तरीके से वर्गीकृत किया, बांटा है, ठीक, कैसे कैसे बांटा अपन वो समझते हैं। एक तो ये तरीका है, तरंग एक दिशा में जा रहा है, एक तल में जा रहा है, या तीनों दिशा में जा रहा है, उस हिसाब से 1D 2D और 3D। रस्सी वाला तरंग कैसा होगा, 1D, है ना। पानी को, पानी है, तालाब में पानी था, मैंने पत्थर मार दी, तो तालाब में जो पानी की सतह पे जो तरंग हो वो कैसा होगा, 2D। और मैं जो बोल रहा हूँ ये कैसा तरंग, 3D, है ना। तो तरंग का वर्गीकरण जो है वो लिख लो, है ना। पहला तरीका क्या है, गमन के
दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर, हाँ आधार पर। इसमें क्या क्या आएगा? 1D, 2D, 3D। 1D का उदाहरण रस्सी पर तरंग, 2D का उदाहरण पानी की सतह पर तरंग, 3D का उदाहरण ध्वनि, प्रकाश तरंग जो भी है ना। ठीक है, ये एक तरीका है बांटने का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दूसरा तरीका क्या बांटने का? दूसरा तरीका होगा सर हम लोग ऐसा नहीं बांटेंगे, हम लोग बांटेंगे सर जो तरंग का गमन हो रहा है इसके लिए माध्यम की आवश्यकता है कि नहीं, है ना। तो अगर है तो उसको बोले यांत्रिक तरंग, अगर नहीं है उसको बोलेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग या अयांत्रिक तरंग, है ना। तो दूसरा तरीका बांटने का क्या है? गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता के आधार पर। इससे पहला क्या होगा बोलो? यांत्रिक। और दूसरा क्या होगा? विद्युत चुंबकीय। यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय। ठीक है, ईएम हम लोग ने ईएम वेव तो पढ़ रखा ऑलरेडी, है ना। यांत्रिक तरंग हमें पढ़ना है, दो तरंग पढ़ना है, एक तो वेव ऑन स्ट्रिंग, एक ध्वनि। दोनों ही के दोनों किसका एग्जाम्पल है? यांत्रिक तरंग के एग्जाम्पल है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये दूसरा तरीका का वर्गीकरण। ठीक है, जिसका उदाहरण देख लो, यांत्रिक का उदाहरण लिख लो, रस्सी पे तरंग, ध्वनि तरंग, जितना भी सोच सकते हो। ईएम वेव के अलावा जो भी है सब यांत्रिक। रस्सी पर तरंग, स्प्रिंग में तरंग, ध्वनि तरंग इत्यादि, है ना। और दूसरा क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा हो तो मालूम ही अपने को, एक्सरे, गामा रे, बीटा, एक्सरे, प्रकाश लिख लो, सिंपल से होता है ना, विजिबल रे। जो ये तो दो तरीका हो गया वर्गीकरण का। एक तीसरा आधार है ना, बिल्कुल से अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। वो किस आधार पे किया अपन ने? बिल्कुल से कणों के विस्थापन के आधार। कणों के विस्थापन या गति? विस्थापन तो 0 होगा ना, कंपन लिख लो के आधार पर। उसमें क्या है? अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ में क्या होता है? जिधर ध्वनि, जिधर तरंग की ऊर्जा जा रही है, यदि माध्यम का कण उसके लंबवत गति करे तो उसको क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ। अगर ऊर्जा इधर जा रहा है तो पार्टिकल इधर इधर ऑसिलेट। ठीक है, अनुदैर्ध्य में क्या होगा? जिधर ध्वनि की या जिधर ऊर्जा जा रहा है पार्टिकल भी उधर ही कंपित हो। ये ऊर्जा की दिशा हो गई। इसमें कंपन की दिशा भी क्या होनी चाहिए? इधर ही। ऐसे हो गया कंपन, ऐसे हो गया कंपन, ऐसे हो गया कंपन, ऐसे हो गया कंपन। ये कण की गति। हाँ हाँ, तो ऊर्जा का प्रवाह जिस दिशा का, ऊर्जा मतलब ऊर्जा का प्रवाह का। ठीक है, अब तो ध्वनि तरंग कैसे है? ध्वनि तरंग कैसा है? अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य ध्वनि में क्या होता है? जिधर ध्वनि जाता है ना उधर ही पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं। और रस्सी वाला तरंग कैसा है? अनुप्रस्थ। रस्सी में आगे ऊर्जा गया, पार्टिकल ऊपर नीचे कर। प्रकाश कैसा है? अनुप्रस्थ। अभी प्रूफ कराया था कि पोलराइजेशन होता है, ध्रुवीकरण होता है, ध्रुवीकरण केवल और केवल अनुप्रस्थ तरंग का, तो लिखाया था। उसके बाद भी अनुदैर्ध्य। हाँ बिल्कुल सही। तो इसलिए प्रकाश को हम लोग ने अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ इसलिए बोला क्योंकि उसका ध्रुवीकरण होता है, उसमें पार्टिकल का मोशन नहीं होता है ना। उसमें किसका मोशन होता है? किसका वेरिएशन होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, जिसका वेरिएशन प्रकाश के गमन के लंबवत होता है ना, इसीलिए हम लोग उसको अनुप्रस्थ बोलते हैं।
ठीक है, या फिर उसको अनुप्रस्थ बोलने का कारण क्या है कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दिखता थोड़ी है, हम लोगों ने बस बोल दिया ऐसा, लेकिन उसका ध्रुवीकरण होता है ना, और ध्रुवन होता है, ध्रुवीकरण मतलब ध्रुवन, है ना, और ध्रुवन किसका होता है, अनुप्रस्थ का अनुधैर्य का, हमेशा अनुप्रस्थ का ध्रुवन, अनुधैर्य का ध्रुवन हो ही नहीं सकता, है ना, और प्रकाश का ध्रुवन होता है, हम लोग पढ़ा था पोलराइजेशन, है ना, क्या क्या तरीका था, ब्रिज ट्रायंगल याद है, याद है, और वो स्कैटरिंग प्रकीर्णन के कारण, कौन से प्रकाश प्रकीर्णन के कारण ध्रुवित होता है, जो आने वाले प्रकाश के लंबवत जाता है, याद आ रहा है, और ब्रिज ट्रायंगल कितना, tan इनवर्स म्यू आर बाई म्यू आई, म्यू आर बाई म्यू आई, और एक और मेथड था पोलराइजर से गुजार दो, 3 मेथड था ना ध्रुवीकरण का, है ना, पोलराइजर से गुजार देते थे, है ना, तो क्या होता था, आने वाला अध्रुवित प्रकाश ध्रुवित हो जाता था, है ना, तीव्रता एक पोलराइजर से गुजारे तो आधी हो जाती है ना, उसके बाद अगर लगाते थे, अगर ध्रुवित प्रकाश गुजारता तो मैलस लॉ लगता था, I बराबर I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड या प्रकाश के ध्रुवन की दिशा और पास एक्सिस के बीच के दिशा का एंगल, याद आ रहा है, ये किया था ना, तो सोच के अगर मान लो मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया कि मेरे पास एक गोला है, इस गोले का पूर्णांक √3 है, यहां से प्रकाश आया 60 डिग्री पर, 60 पे आया तो 60 पे लौटेगा, है ना, ये 60 पे लौटेगा, और कुछ प्रकाश तो अंदर चला गया, कितने पे गया, मान लो क्या होगा 30, मान कैसे लेंगे, है 30 पे लौटा, है ना, अब ये 30 पे आया तो ये भी 30 है ना, वापस 30 पे लौटेगा, और यहाँ 60 पे लौटाएगा, है ना, अब देखो एक चीज नाम बताते हैं, इसको प्रकाश 1 बोल दिए, इसको प्रकाश 2 बोल दिए, इसको प्रकाश 3 बोल दिए, इसको प्रकाश 4 बोल दिए, बताओ 1 क्या है, आप पूर्णतः ध्रुवित है, आंशिक ध्रुवित, 1 वाला, देखो ना, √3 है ना, √3 है ना, √3 है तो इसका ब्रिज ट्रायंगल क्या होगा, tan इनवर्स म्यू आर मतलब √3 अपॉन म्यू आई 1, √3 मतलब 60 डिग्री के 60 डिग्री पे आपतन है, तो परावर्तित किरणें पूर्णतः ध्रुवित होती, याद आया, तो ये कंप्लीटली पोलराइज्ड है, ठीक है, 2 वाला कैसा होगा, नहीं तुम लोग से नहीं पूछ रहा, हाँ तुमसे पूछ रहा, दूसरा वाला कैसा होगा, कंप्लीटली पार्शियली, बिल्कुल सही पार्शियली, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे कभी भी कंप्लीटली नहीं होता, बताया था, वापस यहाँ पे देखो ये रिफ्लेक्ट हुआ, ये गमित हुआ, 3 वाला कैसा होगा, 3 वाला कैसा होगा, पार्शियली या कंप्लीटली, पार्शियल, 3 वाला थर्ड प्रकाश, जल्दी बोलो, नालायक, पूर्णतः, हाँ बिल्कुल सही, पूर्णतः होगा, क्यों, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कितना एंगल पे आया, 30 डिग्री पे आया ना, अब देखो tan इनवर्स 1/√3 हुआ ना, म्यू आर 1 है, म्यू आई 3 है ना, तो 1/√3 मतलब 30 डिग्री, क्या 30 डिग्री प्रकाश आपतित हो रहा, तो यहाँ वाला परावर्तित क्या होगा, कंप्लीटली पोलराइज्ड होगा, और ये वाला आंशिक, ठीक है ना, तो इस तरह क्वेश्चंस बन जाते हैं बहुत बार, हम लोगों ने एक बार जो क्वेश्चन किया उसमें 2 ले लिए, याद है, 2 ले लिया था इसका, तो उसमें सारे आंशिक हुए थे, एक को लिए, है ना, तो ये ध्यान रखना, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से चुना जा सकता है कि ये भी कंप्लीटली पोलराइज्ड, ठीक है, तो अपन ने वहां देखा था, जो पोलराइजेशन जिसका भी होगा ना वो अनुप्रस्थ होगा, और जिसका पोलराइजेशन नहीं होगा वो क्या होगा, अनुदैर्घ्य, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये तरंगों का वर्गीकरण, ठीक है, मिटा दो, अब बात आता है तरंग का समीकरण कैसे लिखें, है ना, तरंग का समीकरण कैसे लिखेंगे, तो ये बात यहां से स्टार्ट होता है कि अगर मान लो हम लोग को तरंग देखना, देखना ध्यान से, तो तरंग जाता है तो क्या होता है, तरंग को हम लोग तो नाप नहीं सकते, हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग क्या चीज देखते हैं, क्या चीज मेजर करते हैं, तो हम लोग तरंग के कारण डिस्टरबेंस जो होता है उसको नापते हैं, जैसे ईएम वेव, ईएम वेव के कारण हम लोग क्या नापते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन या फिर मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन, उसी तरह बताओ उसके रस्सी में अगर तरंग जा रहा होगा तो हम लोग क्या चीज नापेंगे, बोले हाँ तरंग, पार्टिकल का पोजीशन, स्थिति, है कि नहीं, ध्वनि जा रहा हो तो हम लोग क्या मेजर करेंगे, पार्टिकल दिखता तो है नहीं, प्रेशर नाप लो, ठीक है ना, तो अलग अलग इफेक्ट हम लोग नापते हैं, ठीक है ना, हम लोग ये चीज नहीं देखते हैं कि
ऊर्जा कितना गया, क्योंकि ऊर्जा को तो हम लोग देख ही नहीं पाएंगे ना। अब ध्वनि में या प्रकाश में ऊर्जा जाए तो ऊर्जा को नापेंगे कैसे? हम लोग क्या करेंगे, उसका तरंग का जो प्रभाव आता है ना, हम लोग उसको नापते। ठीक है, रस्सी में तरंग जाए तो उसका क्या प्रभाव होगा, रस्सी के पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट करने लगेंगे, है ना। ध्वनि तरंग का प्रभाव क्या होगा, कंपन होने लगेगा पार्टिकल्स का। अब अगर मेरे पास चश्मा ऐसा है जिसके मुझे धूलकण दिखते हो, तो धूलकण का कंपन दिख जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब तुम चिल्लाते हो, है ना, अंधेरे कमरे में, है ना, एक तरह से प्रकाश आ रहा है एक जगह से, मान लो पतला सा, तो उसमें धूलकण दिखते हैं, उसके पास जाकर चिल्लाओ तो धूलकण इधर उधर बिखर जाते हैं, है ना, तो उनका विस्थापन हो रहा है फिर, है ना। तुम क्या कर सकते हो, लाउड स्पीकर बजाते हो, उसके सामने का पर्दा होता है धम 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 करता है, तो उसका विस्थापन नाप सकते हो। ठीक है, तो हम लोग प्रकाश जो तरंग है उसको ना नाप के हम लोग तरंग का प्रभाव, ठीक है, पत्थर को फेंक दिया पानी में तो पानी का जो सतह होगा ऊपर नीचे होता, हम लोग उसको नापे। ठीक है, अब रस्सी से एग्जांपल लेके चलते कि हमें रस्सी और ध्वनि दो ही पढ़ना है, तो रस्सी समझ लेंगे तो ध्वनि अपने आप समझ में आ जाएगी। रस्सी का पार्टिकल में यहाँ पे ऑसिलेट किया, मैंने ऊर्जा दिया है, बोलो तरंग जा रहा है ना। अब बताओ, मैं बोलूंगा सर इस पार्टिकल, मैं बोलूंगा सर पार्टिकल का पोजीशन बताओ, तुम्हारा क्या ऑप्शन है पहले, क्या बोलोगे? मैं बोलूंगा पार्टिकल का पोजीशन बताओ, क्या कंप्लीट है क्वेश्चन अपने आप में? जैसे फॉर एग्जांपल तरंग जा रहा है तो मुझे रस्सी किसी जगह ऐसा दिखेगा, है ना, ऐसा दिखेगा रस्सी। मैं बोल दिया सर ये मूल स्थिति है, मैं सर पार्टिकल की स्थिति बताओ, समय बताओ कौन सा पार्टिकल, है ना। तो दोनों मतलब जब तक मैं ये बता दी एक्स बराबर 0 वाला पार्टिकल तब भी कंप्लीट नहीं है, किसी 0 वाला पार्टिकल कुछ देर बाद तो ऊपर कुछ देर बाद नीचे कहीं भी हो सकता है ना। तो मुझे समय भी चाहिए और स्थिति भी चाहिए, किसका और कब, समझ में आ रहा है, किस पार्टिकल का बात कर रहे हैं और कब बात कर रहे हैं, क्लियर है। तो तरंग जो होगा ना उसका समीकरण में ये दोनों इंफॉर्मेशन चाहिए, कब और किसका, समझ में आ गया। तो हम लोग क्या करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स बराबर 0 का, तो ये 0 का कब 2 सेकेंड बाद, तो कब भी आया और किसका भी आया, और क्या पूछा इस समय, इस पार्टिकल का स्थिति, मतलब पूछा क्या है, वाई में है, तो पूछा है स्थिति, उसमें किसका किसका फलन है, कहां पर वो पार्टिकल है और कब पूछा है, समझ में आया? तो वाई ना देके हम लोग इसको एफ लिख लेते, कोई फलन है। तो जो भी तरंग का समीकरण होगा इस फॉर्म में, जिसमें एक्स भी होना चाहिए, अगर 1D बात कर रहे हो, 2D बात करें तो पार्टिकल लोकेशन केवल एक्स में तो बताएंगे नहीं, एक्स और वाई में बताएंगे। जैसे जल पे तरंग जा रहा है तो बोलेगा ना इस वाले पर, उसका लोकेशन बताने के बोले सर यहां से जहां पत्थर फेंके वहां से 3 मीटर पूरा, वो 4 मीटर उत्तर दिशा में जो पार्टिकल, तो उसमें एक्स वाई दोनों बताना पड़ेगा, तो वो 2D वेव हो गया। 3D हो तो क्या बताना पड़ेगा, तीनों बताना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। और समय तो बताना ही पड़ेगा, है ना। 10 बजे का बात कर रहे हैं कि 11 बजे का बात कर रहे हैं, कब, मतलब पत्थर फेंकने पहले ही बात कर रहे हैं, उसकी स्थिति कहीं नहीं, वहीं ओरिजिन तो ओरिजिन पे रहेगा, है ना। फेंकने के 10 घंटे बात करते हुए तब भी शांत हो चुका है पानी, मुझे स्थिति और समय दोनों चाहिए। तो जो भी इस तरंग का समीकरण होगा उसमें स्थिति और समय दोनों होना चाहिए। केवल एक्स का फलन है वो तरंग को नहीं दर्शा सकता, केवल समय का फलन है वो तरंग को नहीं दर्शा सकता, दोनों होगा तभी तरंग को दर्शाए। ये क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग कोशिश करते हैं तरंग का समीकरण निकालने की, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या बोला कि देखो, मैंने बोला कि मेरे पास एक माध्यम था, है ना, ये है x बराबर 0, ये जनरल x है, कोई भी x हो सकता है, 1 2 3 4 5 10 कुछ भी हो सकता है, जनरल पॉइंट अपन बात क्लियर, ठीक है। मैंने बोला कि सर मेरे पास x बराबर 0 वाले पार्टिकल का हर समय, हर स्थिति, हर क्षण मुझे लोकेशन मालूम है, कहां कैसे कब क्या होता है। मतलब x बराबर 0 वाला मेरा उंगली है, मुझे मालूम है 10 सेकंड बाद यहां होगा, 15 सेकंड बाद यहां, मतलब मुझे इस x बराबर 0 वाले का स्थिति समय के फलन के रूप में पता है कि नहीं। तो वो मैंने बोल दिया सर एफ टी, क्लियर है। मैंने बोल दिया कि x बराबर 0 वाला का हर समय, मैं उस पर रिकॉर्डिंग कर रखा हूं, x बराबर 0 वाला का वीडियो रिकॉर्डर लगा दिया, वो वीडियो रिकॉर्डर क्या कर रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है उसने क्या किया, कब कहां था, कौन कहां था, x बराबर 0, मैं x को मैंने फिक्स कर दिया, उसी को देखना, बाकी मत देखो। मैंने देखा कि इस समय यहां था, इस समय यहां था, इस समय यहां था, ऐसा ऐसा ऑसिलेट जो भी कर रहा है अपन x बराबर 0 वाले के सारी इंफॉर्मेशन बता सकते किस टाइम का, क्लियर है। तो x बराबर 0 वाली स्थिति मुझे किसी भी समय पर मालूम, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये डिस्टर्बेंस किधर मूव कर रहा है, +x में, किधर मूव कर रहा है, +x में। तो जो स्थिति यहां t बराबर
0 पर होगी वही स्थिति यहां कुछ देर बाद होगी। कितनी देर बाद होगी? बिल्कुल से जितने देर में वहां पहुंचेगा। कितनी देर में पहुंचेगा? वेग मान लो v है तरंग का, तो x बटा v, इतने देर बाद पहुंचेगा, है ना। तो जो काम यहां पर t बराबर 0 पे हुआ था यहां पर कब होगा? x बाई वी टाइम पे। तो जो काम यहां t बराबर t पे हुआ था वो काम यहां कितने पे होगा? t प्लस एक्स बाई वी। टी टाइम तो हो गया, 11 तो बज गया, उसके बाद इतना टाइम और लगता है, तो वहां कितने बजे पहुंचा? 11 बजकर इतने मिनट। हाँ कुछ भी मान लो तुम, समय 0 मान लो तो एक्स बाई वी टाइम बाद होगा। 1 मानो तो 1 प्लस एक्स बाई वी होगा, 2 मानो 2 प्लस एक्स बाई वी होगा, टी मानो टी प्लस एक्स बाई वी होगा। तो जैसा स्थिति यहां पर टी टाइम पर है वैसा ही स्थिति यहां पर कब होगा? ये समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत नहीं? क्लियर है यहां तक? आगे चले। अभी हम लोग ने क्या चीज फिक्स कर दिया? स्थिति। किसका स्थिति फिक्स किया? एक्स का। लेकिन हम लोग ने क्या बोला? तरंग जो होता है वो जनरल एक्स और जनरल टाइम के लिए होता है ना। तो मैंने क्या किया, इसको जनरलाइज करने के लिए इस पूरे को कैपिटल एक्स कर दिया। ठीक है, तो स्मॉल एक्स कितना हो जाएगा? एक्स माइनस, तो इसका मतलब जो चीज एक्स और 0 पे हो रहा था उसी को मैं जनरल एक्स पे, अगर मैं जनरल एक्स का बात करूं तो वो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी। ये क्या हुआ समझना फिर से इसमें, है ना। मैंने बोला, हाँ यही बता रहा हूं क्या हुआ, है ना। मैंने बोला कि सर यहाँ पे जो टी टाइम पर हो रहा था वो वहां पहुंचने में टी प्लस एक्स बाई वी समय लग गया, है ना। अगर मैं टी प्लस एक्स बाई वी समय को जनरल समय टी बोल दूं, क्योंकि मुझे जनरल टाइम जनरल पोजीशन पे स्थिति चाहिए था, तो जनरल पोजीशन पे तो पहुंच गया एक्स, है कि नहीं। एक्स तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, लेकिन जनरल टाइम पे नहीं, टाइम इसके रिलेट में, तो इसके रिलेट में जो भी था उसको मैं जनरल टाइम बोल। ठीक है, नहीं ऐसे में हम लोग ने यहाँ टी फिक्स कर दिया ना, टी बराबर 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, इसके हिसाब से वहां बात की ना। तो हम लोग ने एक्स फिक्स कर दिया, उसके लिए टी फिक्स कर दिया, जबकि हमें क्या तरंग का समीकरण होता है? किसी भी जनरल एक्स किसी भी जनरल टी पर जो समीकरण उसी को तो जनरल समीकरण बोलते हैं। ये तो एक स्पेशल रूट हो गया। तो हम लोग ने क्या बोला? इस समय को, इतने पूरे समय को हम लोग बोल दिया कि जनरल टाइम टी था, जनरल टाइम टी था। अब इसको थोड़ा सा और समझना तो काम कर लो, कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं इसको टी नॉट बोल, कोई जनरल टाइम टी नॉट, है ना। टी नॉट 10 बज गया या 11 बजे, तो यहां पे कब पहुंचेगा? ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब टी नॉट प्लस एक्स बाई वी को मैं कोई जनरल टाइम टी मान लेता हूं, तो टी नॉट क्या लिखा जा सकता है? टी माइनस एक्स बाई वी। तो इसका मतलब अगर ये किसी जनरल टाइम टी पर ये डिस्टर्बेंस था तो यहां पर कब रहा होगा? बिल्कुल सही, तो टी यही तरंग का जनरल समीकरण, जो कि किधर गमन कर रहा है? पॉजिटिव दिशा में। ठीक है, क्लियर हुआ यहां से? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, वी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर रहने दो वी से। टी का कोफिशिएंट बटा एक्स का कोफिशिएंट, यही वेग बोले थे याद करो, ओमेगा बाई के, यहीं से आ रहे, चेक करो। क्लियर है? टी का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट 1 बाई वी है, तो 1 अपॉन 1 बाई वी, ये वी आ गया। वी क्या था? किसका? तरंग का। समझ में आ रहा है? तो यहीं से हम लोगों ने बात किया था कि टी का कोफिशिएंट गुणांक बटा एक्स का गुणांक, ये क्या देगा? तरंग का वेग। टी बटा एक्स नहीं लिखे, टी का गुणांक और एक्स का गुणांक लिखा है ना, कोफिशिएंट ऑफ। क्या इसके लिए मैं कोई फिक्स किया क्या? ये अनुप्रस्थ है, अनुदैर्घ्य है, या कुछ भी हो सकता है, कोई भी तरंग। तो जनरल तरंग के समीकरण में जो टी का कोफिशिएंट होगा और जो एक्स का कोफिशिएंट होगा उसका भाग लगाएंगे तो वो मुझे तरंग का वेग दे देगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, लिख लो इस चीज को। क्या लिखोगे हेडिंग? तरंग का समीकरण। तरंग का समीकरण, ये समझ में आया कैसे आया ये चीज? अब देखो कहीं भी तुमसे पूछेगा नहीं, तो याद करने का तरीका क्या बताया मैंने? अगर टी का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट सेम चिन्ह का तो ऋणात्मक, विपरीत चिन्ह का धनात्मक। याद करने बताया था ना।
ऐसे डायरेक्ट यूज हो जाएगा वो। ठीक है, तरंग का समीकरण क्या लिखोगे? कोई भी फलन जो x तथा t दोनों में हो, कोई भी फलन जो x तथा t दोनों में हो, तथा जिसमें x एवं t x तथा t प्लस माइनस एक्स बाई वी या x प्लस माइनस वी टी के रूप में हो, तथा जिसमें t एवं x t प्लस माइनस एक्स बाई वी या x प्लस माइनस वी टी के रूप में हो, वह तरंग को दर्शाएगा। वह समीकरण तरंग को, ये एक विमीय है, दुई विमीय है? एक विमीय, केवल x में बोला ना मैंने। अगर एक्स वाई में होता तो एक्स को वाई लिख देते, एक्स वाई जेड में तो उसको आर से लिख लेते। कहां पे छूट गया? टी प्लस वहां लिखा है टी प्लस माइनस एक्स वाई वी या एक्स प्लस माइनस वी टी के रूप में हो, कोई भी समीकरण एक्स और टी में हो, तथा टी एवं एक्स टी प्लस माइनस एक्स वाई वी या एक्स प्लस माइनस वी टी के रूप में आए या हो, वीटी लिखा है ऊपर के रूप में हो, तो वह समीकरण तरंग को दर्शाए। कौन सा तरंग? वो नहीं, वनडी तो है ही है। प्रगामी तरंग किसको दर्शाएगा? प्रगामी तरंग। प्रगामी तरंग क्या होता है? जिसमें ऊर्जा चल रहा है, तो वो तो सब में को ऊर्जा चलेगा। हम लोग आगे देखेंगे अप्रगामी तरंग। ठीक है, अप्रगामी तरंग में ऊर्जा चलता नहीं, एक हिस्से के बीच में स्टोर हो जाता है, वो देखेंगे आगे इसी चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? समीकरण कैसे होता है, टी प्लस माइनस एक्स वाई वी कैसा है? अब याद रखने क्या बोलेंगे, दोनों का चिन्ह सेम तो नेगेटिव, दोनों का चिन्ह विपरीत तो ट्रिक लिख लेना मर्जी से। अरे इसके साथ अगर टी का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट एक ही चिन्ह का, दोनों प्लस या दोनों माइनस, तो तरंग की दिशा माइनस में होगी। ठीक है, और एक प्लस एक माइनस है या एक माइनस एक प्लस है, तो तरंग की दिशा आगे। लिख लो, यदि t एवं x का गुणांक एक ही चिन्ह का हो, मैं x x बोल रहा हूं, ये y भी हो सकता है, ये z भी हो सकता है, ध्यान रखना। यदि t एवं x का गुणांक, कोफिशिएंट को गुणांक ही बोलते हैं ना, गुणांक एक ही चिन्ह के हो, एक ही चिन्ह या समान चिन्ह के हो, तो तरंग के गमन की दिशा, ऋणात्मक x होगी। तो तरंग के गमन की दिशा ऋणात्मक x होगी, तथा यदि विपरीत चिन्ह के हो, तो तरंग के गमन की दिशा धनात्मक x होगी। ठीक है, और तरंग का वेग कैसे दिखाते हैं? v तरंग कैसे लिखते हैं? t का गुणांक, अभी लिख ले, भाग x का गुणांक। क्या वो चिन्ह, वो तो बस समझाने के लिए यूज किया, उसका यूज नहीं आना है ना, न जेई में आएगा ना कभी बोर्ड में आता है ना, वो बस मैं बता दिया कैसे। अब तो उसको कैसे लिखोगे, क्या समझाओगे, कैसे चाहोगे, यहाँ पे ये चीज, यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं उसका ना, बस मैं तुम्हें समझाने के लिए यूज किया। देखो इसके अलावा एक और चीज होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो देख लो कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है तरंग के समीकरण, वो दो। अगर जो समीकरण है वो हर बिंदु पर परिभाषित ही ना हो, तो क्या वो तरंग को दर्शाएगा? नहीं। तो दूसरा चीज इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? तरंग के समीकरण को हर बिंदु पर परिभाषित होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि सर y बराबर 1/x माइनस वी, क्या ये तरंग के समीकरण को दर्शाएगा? नहीं। x बराबर 0, t बराबर 0 परिभाषित ही नहीं, तो ये तरंग का समीकरण नहीं है ना। दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन तो अपन बात कर लिया, दूसरा कंडीशन तरंग के समीकरण को हर बिंदु पर परिभाषित होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? ये वाला तरंग का समीकरण नहीं, उदाहरण लिख के ये लिख लेना, ये तरंग का समीकरण नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? दूसरा ये होगा। तीसरा कंडीशन जो वो ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल इन द सेंस मैं बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा।
तरंग का समीकरण जो होना चाहिए वो बाउंडेड होना चाहिए। अब अगर अनंत आ गया कोई वैल्यू रखने पे, तो अनंत पे कोई रस्सी हो सकता है क्या? नहीं। तो जो भी तरंग का समीकरण हो वो बाउंडेड होना चाहिए, तीसरा कंडीशन है, लेकिन ऑप्शनल कंडीशन, ऑप्शनल में बताऊंगा कैसे, है ना। तो तीसरा क्या है, तरंग का समीकरण बाउंडेड, बाउंडेड और अनबाउंडेड फंक्शन पर रहा हो, बाउंडेड फंक्शन और अनबाउंडेड फंक्शन मैथ्स में, है ना। तो तरंग के समीकरण को बाउंडेड होना चाहिए, तरंग के समीकरण को बाउंडेड होना चाहिए। हाँ, ये तरंग का समीकरण नहीं है, क्योंकि ये परिभाषित नहीं है, x बराबर 0 t बराबर 0, है ना, इसलिए ये दूसरा का एक्सेप्शन है, जो अपन दूसरा कंडीशन लिखे ना कि परिभाषित होना चाहिए, ये परिभाषित नहीं। कहां पर परिभाषित नहीं है? 0,0, t बराबर 0, x बराबर 0, आनंद आ गया ना, परिभाषित नहीं होगा। और तीसरा अपन लिखा बाउंडेड, जब बाउंडेड वाला बहुत बार क्या होता है, नेग्लेक्ट कर सकते। क्यों नेग्लेक्ट कर सकते? सुनना ध्यान से। कौन सा? तरंग का वेग नहीं लिखा, ये छत पे लिख लो कहीं, सबने लिख लिया, तू ही नहीं लिखा खाली, है ना, इधर आगे तो सबने लिख लेगा, मैं देख रहा हूं। हाँ बोल। सब कुछ अभी प्रगामी के लिए पढ़ रहे हैं, अप्रगामी के लिए हम बात करेंगे, अप्रगामी बताएंगे, पेशेंस रखना थोड़ा देर। प्रगामी मतलब जिसमें ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, मैं बोल रहा हूं ये ऊर्जा आगे तरफ प्रवाहित होता जा रहा है, इसको प्रगामी वेव, प्रोग्रेसिव वेव। हाँ, प्रकाश भी प्रगामी वेव है, ठीक है, क्लियर। चलो अब दूसरा है ना, बाउंडेड का क्या वो समझे, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल बोलो सर e की पावर x माइनस vt, ये अनबाउंडेड फंक्शन है ना, लेकिन मैं बोला सर इसको मैं तरंग में बोल दूं, अगर मेरे पास 4 ऑप्शन है, 4 में 3 तो पक्के तरीके से तरंग नहीं, यही बच गया, इसको मैं तरंग बोलूं। क्यों? मैंने बोला सर इस वाले फंक्शन का ग्राफ जब बनाया ना, तो मैंने केवल इस हिस्से का ऐसे ही बनाया ना, बढ़ता हुआ, मैं बस इतने हिस्से को ही तरंग बोल रहा हूं, उसके बाद का तरंग नहीं बोल रहा, यही हिस्सा चल रहा है तब, है ना। तो ये बाउंडेड अनबाउंडेड लास्ट ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो एक चीज बताओ तो सोच इनमें से कौन कौन सा तरंग का समीकरण बताएगा, मैं 2-3 एग्जांपल लिख रहा हूं बताने, अब समीकरण बताएगा तो उसमें तरंग का वेग भी निकाल देना, ठीक है। है ना, ये तरंग का समीकरण है कि नहीं। देखो बाउंडेड वाला कंडीशन मत चेक कर, ठीक है, बाउंडेड वाला कंडीशन को उड़ा दो, उड़ा दिया, ठीक है, वो लास्ट ऑप्शन रहता है। मैं बोल दिया तरंग है, मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट तक का ही फंक्शन में बोलो, उसका आगे नहीं बोल खत्म बात। सेकेंड, थर्ड, चलो इसमें तो कौन कौन से तरंग को पहला को दर्शाएगा क्या, कहा एक्स प्लस वन इज वीटी, कहां दिख रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल सही। ये असल में ऐसा नहीं लिखा, ये लिखा है तुम्हारे के एक्स माइनस 4t का होल स्क्वायर, आ गया एक्स प्लस माइनस वीटी, है ना। क्या ये हर पॉइंट पे परिभाषित है? हाँ। बाउंडेड को मारो गोली, क्या एक्स प्लस माइनस वीटी के रूप में है? हाँ। टी के कोफिशिएंट और एक्स कोफिशिएंट सेम चिन्ह या विपरीत? विपरीत, तो तरंग किधर जा रहा है, धनात्मक में, धनात्मक क्या, एक्स, ठीक है। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किधर है, वाई की दिशा में, इसका मतलब ये कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ। लेट आए हो, रिकॉर्डिंग देख लेना, आधा घंटा शुरू का, ठीक है ना, क्लियर है, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य, तो ये क्या एक्स तरंग हो गया, अनुप्रस्थ
प्रस्थ तरंग। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और तरंग के गमन की दिशा दोनों आपस में लंबवत। ठीक है, ये तरंग है। वेग कितना है? वी वेव कितना है? 4 मीटर प्रति सेकंड। माइनस माइनस नहीं बोलेंगे, वेग तो है ना, और दिशा हम लोगों ने बता दिया धनात्मक एक्स में। ठीक है, चलो 4 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव एक्स। दूसरा बताओ, तरंग है क्या? पार्टिकल किधर मूव कर रहा है? पार्टिकल की स्थिति किस में बदल रहा है? वाई में। और तरंग किधर जा रहा है? तो एक्स और वाई आपस में लंबवत थोड़ी होता है। दूसरा वाला बताओ भाई, क्या तरंग है? ये तरंग है ना। बाउंडेड सिस्टम भी है, तुम देख लेना, इसका ग्राफ बनाना चाहो तो ग्राफ बना के देखना, बाउंडेड है ना। हाँ बाकी देखो डेस्कटॉप पे कैसे करेंगे, इसमें मेरे पास तो फंक्शन इसमें है ना, मोबाइल में। दिस मैथमेटिक्स, हाँ फंक्शन क्या आ रहा है? फंक्शन बताना क्या लिखा है मैंने? ई की पावर कितना है? माइनस, नहीं माइनस एक एक करके 3x माइनस 5 टी स्क्वायर, 3x माइनस 5 हाँ का होल स्क्वायर। x को y कैसे आ गया जी? 2 डिजिट का फंक्शन कहां से? हाँ क्या है? e की पावर माइनस 3x, माइनस कॉमन ले लो, ब्रैकेट डालो, 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो इसका प्लॉटिंग ऐसा आएगा। अब इसको हम लोग एक काम करते हैं, सुनो, इसको हम लोग क्या करते हैं, 2D में बदल देते हैं। ये 3D में दिखा रहा है, अपन 2D में बदल देते हैं। 2D में बदलने का तरीका क्या, वो सुना ध्यान से। सुनो, इसको ग्राफ वैसे बना सकते हैं हम लोग। क्या करते हैं, टी को फिक्स कर देते हैं पहले। टी को क्या फिक्स कर? टी बराबर 0 फिक्स कर। ठीक है, तब ग्राफ देखते हैं कैसा बनेगा। ठीक है, टी बराबर 0 फिक्स किया तो कैसा दिखेगा? y वर्सेस x बन रहा है ग्राफ। टी को 0 फिक्स किया तो क्या होगा? e की पावर माइनस 3x का होल स्क्वायर, है ना। तो 3x का होल स्क्वायर x बराबर 0 पे 1 हो जाएगा। e की पावर माइनस 0 1 हुआ, 0 पे 1। और जैसे जैसे समय बढ़ेगा घटते घटते 0 हो जाएगा। x जैसे जैसे बढ़ेगा e की पावर माइनस 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर लिखा, t बराबर 0 डाल देंगे अगर, तो ये लिखा e की पावर माइनस 9x स्क्वायर। x जैसे जैसे बढ़ेगा, चाहे पॉजिटिव में चाहे नेगेटिव में, 0 की तरफ जाएगा। ये कुछ ऐसा बनेगा, 1 से घटते हुए 0 की तरफ जाएगा। अभी रुको तो देखते जाओ। अनबाउंडेड क्या बाउंडेड है ना, 0 पे तो 0 जा रहा है ना। क्लियर है? अब यही चीज अगर मान लो मैं t बराबर 1 सेकंड पे देखूं, t बराबर 1 सेकंड पे, जो काम पहले x बराबर 0 पे हो रहा था, वह काम अब x बराबर 5/3 पर होगा। जो काम पहले x बराबर 0 पे हो तो वो काम अब कब होगा? 5/3। तो x बराबर 0 वाला चल गया यहां। तो क्या ये डिस्टरबेंस उठकर यहां पहुंच गया? कितने देर में? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में जो दूरी चलता है उसको क्या बोलते हैं? वेग। ये वेग हो गया। कितना चला? 5/3। तो यही इस तरंग का वेग है। ये हम लोग प्लॉट बना के देखिए। अब इसको समझेंगे कैसे, तो बात करो। x का कोफिशिएंट, नहीं क्या बोला, t का कोफिशिएंट बटा x का कोफिशिएंट, ये बोला था। t का कोफिशिएंट क्या होता है? वेग। t का कोफिशिएंट 5 है, x का कोफिशिएंट 3, क्या यही आया था वेग? है ना। किधर आया था बताओ? x का कोफिशिएंट और t का कोफिशिएंट सेम चिन्ह है, विपरीत। तो प्लस x में गया तो प्लस x की जाएगा, है ना। प्लॉट बना के भी देख सकते हैं। बाउंडेड अनबाउंडेड मतलब अनंत पे अनंत की तरफ नहीं जाना चाहिए तो बाउंडेड हो गया, अनंत पे अनंत की तरफ जाएगा तो अनबाउंडेड हो गया। तुम लोग मैथ्स में पढ़े भी हो बाउंडेड अनबाउंडेड। वैसा फंक्शन जिसका एरिया नहीं निकाल सकते, अनबाउंडेड पढ़े हुए। उसके बाद मेरे से पूछ रहे हो मैथ्स का, क्या
कहां अनडिफाइंड होगा बता दे मेरे को, किस पॉइंट पर अनडिफाइंड है फंक्शन? बता कहां अनडिफाइंड है, फिर बात करते हैं। इतना भी ढक्कन नहीं था मेरा मैथ्स, तो मजाक ही उड़ा के रख दिया है। कहीं कहीं भी अनडिफाइंड नहीं है, हर पॉइंट पे डिफाइंड है ना, ऑलवेज डिफाइंड है, ठीक है ना। चाहे नेगेटिव ले लो इसको इन्फिनिटी की तरफ, चाहे पॉजिटिव इन्फिनिटी, डिफाइंड हो। टेंजेंट भी हर पॉइंट पे डिफाइंड है, निकाल ले इसका डिफरेंशियल। कहां इंटरसेप्ट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट पे। हाँ उल्लू, दो अलग अलग समय का ग्राफ बनाया है, एक समय का ग्राफ बनाओगे तो उसका कहां इंटरसेक्शन लोगो, एक सिंगल ग्राफ। चलो इसका बताओ, क्या ये तरंग को दर्शा रहा है? इसका वेग बताओ, प्लस में या माइनस से, पहले बताओ। प्लस में, कितना? 3/5। अगला दर्शा रहा है क्या, किस दिशा में? एक्स में। उल्लू, वहां एक्स कहां दिख रहा है तेरे को? जेड में। प्लस या माइनस? प्लस। तरंग का वेग बताओ। ओमेगा बाई डब्ल्यू नहीं, ओमेगा बाई के। अगला दर्शा रहा है क्या तरंग को? क्यों? नॉट डिफाइन के पहले टी और एक्स उस फॉर्म में है कहां? डिफाइन अनडिफाइन तो बात की बात करेंगे, पहला कंडीशन क्या लिखा है मैंने कि टी प्लस माइनस एक्स बाई वी के फॉर्म में होना चाहिए। क्या है उस फॉर्म में? अगर ये होगा फिर दूसरा कंडीशन चेक करेंगे, डिफाइंड है अनडिफाइंड, वो भी होगा तब फिर तीसरा कंडीशन चेक, बाउंडेड है अनबाउंडेड। तो ये तो फिर है ही नहीं, तो ये वेव दर्शाएगा। ये वाला दिख रहा है तरंग, टी प्लस माइनस एक्स बाई वी का फॉर्म तो दिख रहा है, लेकिन ये हर पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये तरंग को नहीं दर्शाएगा। समझ में आया? क्लियर हो गया? हर पॉइंट पे डिफाइंड इस तरह नहीं कि x बराबर 0, t बराबर 0 डालेगा तो 3/0 आ जाएगा, ठीक है। 3/0 डिफाइंड नहीं होता। यहां तक सुनाई देता है? चलो मिटा दे इसको। समझ में आ गया तरंग का समीकरण कैसे लिखते हैं? अब इसमें सुनना ध्यान से, ये जो y है ना, ये y की जगह हम लोग मैंने यहाँ p लिख दिया, मतलब प्रेशर का वेरिएशन नाप रहे, ठीक है। हम लोग क्या नाप रहे? प्रेशर का वेरिएशन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में करेंगे तो E लिख देंगे, मतलब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन नाप रहे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। हम लोग वहां मैग्नेटिक फील्ड लिख देंगे, तो हम लोग क्या नाप रहे हैं? तरंग के जाने के बाद मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन, मतलब हम लोग उसका इफेक्ट देखते हैं, तरंग नहीं देखते हम लोग तरंग का समीकरण नहीं लिख रहे। तरंग के जाने के कारण जो भी डिस्टर्बेंसेज होता है, जो भी परिवर्तित होता है, उसका समीकरण हम लोग, ठीक है, वही तरंग का समीकरण। क्लियर हो गया? साइन कॉस कुछ भी ले लो, ठीक है। अब सुनना ध्यान से। अब अगर मान लो मैंने बात किया कि सर मैं क्या कर रहा हूं, एक तरंग जा रहा था रस्सी पर, है ना, और मैं कैमरा लाया, उसका फोटो खींच लिया, तो रस्सी का कुछ आकार दिखेगा, है ना। वो कब का आकार होगा? जिस समय फोटो खींचा गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्नैपशॉट, बहुत यूज करते हो तुम लोग कंप्यूटर में, स्नैपशॉट। हाँ होता है ना, स्क्रीनशॉट कह लो, स्नैपशॉट वैसे होता है ना। स्नैपशॉट का मतलब क्या है कि हम लोग ने तरंग के समीकरण में अगर टी का वैल्यू कुछ भी डाल दिया, तो उस समय y और x का जो आरेख बनेगा, y और x का जो फंक्शन बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्नैपशॉट। क्लियर है? हम लोग ने अगर टी फिक्स कर दिया, टी फिक्स करना मतलब मैंने फोटो खींच लिया टी फिक्स करके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्नैपशॉट। वो किसका किसका जानकारी देगा? स्थिति और एक्स का, मतलब किस समय नहीं, समय तो फिक्स हो गया, इस समय सारे पार्टिकल कहां कहां लोग, जैसे नदी में पत्थर फेंके थे, तालाब में पानी ऐसे जाए तो मैं फोटो खींच लिया, तो वो क्या बताएगा? किसी खास समय जब फोटो खींचा गया, उस वक्त पानी के हर पार्टिकल, सतह पर जो पानी था, वो कहां स्थित था। समझ आ रहा है? ऊपर था, नीचे था, बीच में था, कहां था। क्लियर है? तो ये कहलाता है स्नैपशॉट। तो स्नैपशॉट में मुझे किस चीज की जानकारी मिलती है? स्थिति के साथ विस्थापन, समय फिक्स रहे। क्लियर है? एक होता है वीडियो रिकॉर्डिंग। अब वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या होता है? तुम जाते हो शादी में, खाना खाते हो, तुम्हारे पीछे वीडियो रिकॉर्डिंग लेके घूम रहा है कि ये क्या क्या कर रहा है ना। हाँ तो ये, हाँ तो ये होता है वीडियो रिकॉर्डिंग। वीडियो रिकॉर्डिंग में मैंने क्या फिक्स किया? पोजीशन, एक्स फिक्स कर दिया, इसी एक्स को देखना है। हाँ ठीक है, इसी एक्स को देखना है। तो हम लोग ने क्या किया? एक्स फिक्स करके जो समीकरण मिला, वो समीकरण किसमें होगा? वाई और टी में। वाई और टी में एक्स फिक्स है तो वाई टी ग्राफ बनेगा, उसको हम लोग बोलते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग।
उसको क्या बोलते हैं? वीडियो। तो अगर मुझे तरंग का समीकरण लिखना है तो मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग भी चाहिए और स्नैपशॉट भी चाहिए, या फिर अगर स्नैपशॉट दे दिया और कुछ और इंफॉर्मेशन दे दिया कि तरंग इधर जा रहा था, इस वेग से जा रहा था, तब मैं तरंग का समीकरण लिख सकता हूं। या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग दे दिया और ये इंफॉर्मेशन है तरंग इधर इस वेग से आ रहा, तब भी मैं तरंग का समीकरण लिख सकता हूं। तो हम लोग वही सीखेंगे कि अगर तुम्हें वीडियो रिकॉर्डिंग का समीकरण दिया हुआ है या फिर स्नैपशॉट का समीकरण दिया हुआ है तो उससे तरंग का समीकरण कैसे लिखें। हेडिंग लिख लेना, स्नैपशॉट या वीडियो रिकॉर्डिंग से तरंग का समीकरण। स्नैपशॉट, स्नैपशॉट या फिर या वीडियो रिकॉर्डिंग से तरंग का समीकरण। स्नैपशॉट या वीडियो रिकॉर्डिंग से तरंग का समीकरण। ठीक है, अब क्या होगा सुन रहे हैं इसे। स्नैपशॉट का मतलब क्या है? वाई केवल एक्स, टी को टी नॉट, मतलब टी को मैंने फिक्स कर दिया, इसको क्या बोलते हैं? स्नैपशॉट। हाँ, स्नैपशॉट। ठीक है, और अगर मान लो ऐसा दे रखा है वाई एक्स बराबर एक्स नॉट कॉमा टी, ये क्या होता है? वीडियो रिकॉर्डिंग। ठीक है, अगर एक्स को फिक्स कर दिए तो वीडियो रिकॉर्डिंग, अगर टी को फिक्स कर दिए तो स्नैपशॉट। क्लियर है? ठीक है, यहां तक इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मान लो मुझे इसका समीकरण दे रखा है तो कैसे तरंग का समीकरण लिखना है, या इसका समीकरण दे रखा है तो कैसे तरंग का समीकरण, वो समझते हैं। ठीक है, मैंने बोला सर मुझे ये दे रखा है, इससे सीखने में तो अपने आप समझ में आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? वाई एक्स का फलन होगा, है ना? टी तो होगा नहीं, टी तो फिक्स कर दिया। तो मैंने बोला मेरा ये समीकरण फॉर एग्जाम्पल दे रखा है वाई बराबर साइन एक्स, साइन के एक्स मान लिया मैंने। किस समय दिया गया? बोला है टी बराबर 0 पर दिया गया। मतलब टी बराबर 0 पे मैंने फोटो खींचा तो ऐसा ग्राफ मिला। ठीक है, अब बोला बताओ तरंग किधर, तो सबसे पहला सवाल है तरंग के लिए वेग बताओ किधर किधर और कितना। तो मैंने बोल दिया इसका तरंग का वेग जो था ना वो v था, और किधर था? प्लस एक्स में था। अब बताओ, अब बता देंगे कैसे करेंगे हम लोग। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जहां जहां x दिख रहा है, हमने डेरिवेशन देखा था, जो x था उसको x माइनस वीटी में बदल देंगे। याद आ रहा है? हम लोगों ने वहां t को लिखा था t प्लस एक्स बाई वी, फिर उसको जनरल t माना था। उसी तरह x लिखते तो x को हम लोग x प्लस वीटी लिखते, फिर जनरल t मानते तो x माइनस वीटी बनता हो। तो ये समीकरण में जहां भी x दिख रहा है, साइन दिख रहा है पूरा वैसा ही लिखेंगे, के वैसा ही लिखेंगे, x को मैं x, चूंकि ये प्लस में जा रहा है इसलिए माइनस वीटी लिखेंगे। ये हो गया मेरे तरंग का समीकरण। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ये y बराबर है ना, y बराबर इतना, साइन तो वैसा ही है k इंटू एक्स के एक्स हो गया, माइनस k इंटू वी ओमेगा हो जाएगा, चेक कर, ओमेगा बाई के वी होता है तो के वी ओमेगा के बराबर है। ये तरंग का समीकरण है। समझ में आया? मतलब अगर स्नैपशॉट दिया हुआ है तो उससे तरंग का समीकरण लिखने का तरीका क्या होगा, जहां भी x दिख रहा है ना उस x को हटाकर x प्लस वीटी है x माइनस वीटी, तो वो डिपेंडिंग ऑन किधर जा रहा है। ठीक है, अगर मान लो ये माइनस के एक्स रहता ना तब भी मैं यहां माइनस रखता, इसके जगह x माइनस वीटी ही रखता, अपने आप वो प्लस हो जाता। ये वाला माइनस होता है, अपने आप प्लस हो जाता, उसके लिए दिमाग नहीं लगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। तो स्नैपशॉट से समीकरण लिखना समझ में आया? पक्का? हाँ, तो चलो इसका लिख के बताओ। अरे मैं एक एग्जांपल दे दिया है ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दिया सर ये ऐसा, ये y वर्सेस x, ठीक है, ये वाला वैल्यू a है, माइनस का a है, ये वाला वैल्यू 2 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 0 मीटर है। ठीक है,
तुमसे इसका वेव का समीकरण लिखना है। दे रखा है तरंग जो है, सॉरी हाँ, तरंग जो इस दिशा में जा रहा है 3 मीटर प्रति सेकंड से, है ना। स्नैपशॉट दे दिया, स्नैपशॉट का मतलब वाई और एक्स का ग्राफ है या ना। तरंग का दिशा दे दिया, तरंग के वेग का परिमाण दे दिया, इससे तरंग का समीकरण लिखो। बताओ, ये मैंने किया मुश्किल वाला, आसान वाला तुम लोग करोगे। हाँ पॉजिटिव एक्स, ये करने का ये लिखना है, उधर वाला क्वेश्चन बना। वो दोनों ए तक जाना है, नीचे वाला शायद उधर ज्यादा चला गया कम गया, तो इसको ए तक बना ले। जे मेंस का टाइमिंग चेंज हो गया, पता है ना, डेट। ये सब उसी कारण हुआ है जो मैंने फोन किया था ना। हाँ नहीं तो नहीं पेपर बता दें तो फिर तो आईआईटी में, आईआईटी का भविष्य अंधकार में हो जाएगा ना। हाँ एडवांस नहीं, एडवांस पीछे इसलिए नहीं करा, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, उसके पीछे रीजन है। नहीं, नहीं उसके पीछे रीजन बता रहे क्या है कि जब वहां लेट होता है ना, तो आईआईटी का तो सेशन लेट होता ही है, हमारा भी सेशन लेट होता है। अब जो लास्ट फेज स्टार्ट हुआ अक्टूबर में स्टार्ट हुआ, उनका भी सिलेबस अप्रैल में खत्म होना है ना, तो मुझे दिक्कत होता है, तो इसलिए मैं अपने आप को क्यों दिक्कत में डालूं। हाँ इसीलिए, इसलिए एडवांस को नहीं शिफ्ट कराई। पेपर सिंपल मुश्किल का उतना उतना थोड़ी तो बोल दो, तुम्ही को सीधा सीट ही दिलवा देते रैंक वन करके। चलो उसको बता जल्दी। एनटीए में जान पहचान है मेरा, जेई में थोड़ी अभी बोले, जेई में तो खैर है ही, एनटीए में ज्यादा जान पहचान। हाँ, हाँ जब जेई चेंज हुआ तो वहां भी जान पहचान हो जाएगी। हाँ अच्छा, हाँ समय कौन सा है, ये यही एक बच्चा बना रहा है, बाकी तुम लोग सब नालायक हो। अब इसको बना के बताओ तो मान जाएंगे, जो सही सही बना देगा ना इसको, उसको डेयरी मिल्क मिलेगा। हाँ। क्या हुआ, कहाँ है हमारे देव सर, नहीं है हमारे देव सर। सर कोई बार बार अनम्यूट करके डिस्टर्ब कर रहा है, मैंने अनम्यूट का तो ऑप्शन ही डाला, अनम्यूट कैसे कर सकता कोई, नहीं कर सकता अनम्यूट भाई, है ना। tan का फंक्शन होगा, tan का फंक्शन क्या हर पॉइंट पे परिभाषित होता है, नहीं तो वैसे ही अनबाउंडेड होगा, हटाओ गजेंद्र। हाँ क्या बनाया, नालायक गधा उल्लू, इसमें कहां कहां तुम्हारा एक्स और कहां टी है, ये कहां समीकरण हो गया वेव का, उस समय का ये स्नैपशॉट है। क्या ये y वर्सेस x का स्थिति क्या होता है, अलग अलग x का अलग अलग स्थिति है, अनंत समय नहीं है हमारे पास, समय लिमिटेड है। चलो मैं बता रहा हूं, मैं खुद ले लूंगा अपने, बिल्कुल गलत। हाँ तुम तो गोला बना के गलत कर दिया, क्या लिखा है बताओ, सब पढ़ के बताओ, भेजो कॉपी, भेजो कॉपी आगे। नहीं गलत है, जबरदस्ती प्लस कर दे तो सही कैसे हो जाएगा, गलत, उसमें समय कहाँ है। अरे एक बात बताओ, तुमने जो लिखा sin 5k,
हिलाइए मत। हाँ बस, हाँ आ गया, दिखाओ। कुछ नहीं बोलना, बोलना बोलना बोलो बोलो। इतना समझाने के बाद तुम लोग क्या बताए? सुनो एक चीज समझाने से, हम लोग ने क्या पढ़ा कि कोई भी समीकरण जिसमें x और t दोनों, क्या तुम्हारे में t है वो समीकरण? अरे गधा, मैं बोल रहा हूं इस 2 सेकेंड पर मैंने इस फोटो को खींचा है, इसका ये मतलब थोड़ी कि हर समय 2 ही समय होगा। क्या आया? गलत हो जाए ना फिर। कितना लिखा? मेरा आंख चेक करना पड़ेगा क्या मुझे? दिखा दिखा। गलत गलत गलत, चलो मैं बता रहा हूं, अब सुना ध्यान से, सुनो ध्यान से। तो मैंने ओमेगा टी प्लस 6 के लिखा, उसमें x कहां? मैंने बोला t और x दोनों आना चाहिए। अब सुना ध्यान से, सबसे पहले जो दे रखा है स्नैपशॉट, इस स्नैपशॉट का समीकरण लिखो, मैं बता रहा हूं ध्यान से देखना। क्या समीकरण आएगा? y बराबर -a sin x, आगे वाला नंबर लिखना है। बताओ सोच के, ये 0 है, यहां पे 2 पाई होता, लेकिन 2 पाई की जगह इसने 2 मीटर दे दी, है ना? 2 पाई होना चाहिए था, लेकिन 2 पाई की जगह इसने क्या दिया? 2 मीटर, ये दिया ना। इसका मतलब 2 मीटर की जगह मैं 2 पाई लिख रहा हूं। 2 पाई की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? 2 मीटर। तो x की जगह क्या लिखूंगा? जनरल x की जगह ऐसे नहीं समझ में, कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से देखते हैं, इसको kx लिख देते हैं। अब ठीक है, अब बताओ सोच के, जहां पर x बराबर 2 है वहां पर साइन 2 पाई के बराबर है क्या? तो यहाँ x का वैल्यू 2 रखोगे तो k का वैल्यू, k इंटू एक्स का वैल्यू 2 पाई होना चाहिए, तो k का वैल्यू क्या आएगा? पाई आएगा बिल्कुल। k इंटू एक्स का वैल्यू क्या आना चाहिए? 2 पाई के बराबर। x का वैल्यू जब मैं 2 रखूंगा तब, तो k का वैल्यू क्या आएगा? पाई। तो ये लिखा हुआ है पाई x। ये किसका समीकरण है? ये स्नैपशॉट का समीकरण। स्नैपशॉट कब लिया गया? 2 सेकेंड पर, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर मान लो मैं जनरल टाइम t बोलता हूं, तो इसके बाद और कितना समय बीतेगा? अगर मान लो मैं बोल रहा हूं मैं 12 बजे चीजों को देखना है, मैंने 11 बजे ये चीज बोला है, तो 11 से 12 कितना समय और बीतना है? 1 घंटा। मैंने बोला मैं जनरल टाइम t बोल रहा हूं, मैं ऑलरेडी t बराबर 2 पर इसको देख रहा हूं, तो और कितना समय बीतना है? t माइनस 2 सेकेंड और बीतना। समझ में आ रहा है? क्लियर है चीज? तो जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां मैं क्या करूंगा? x को रिप्लेस करूंगा किससे? x प्लस vt या माइनस vt? x प्लस vt। लेकिन t नहीं करके कितना समय और चलना है? t माइनस 2 सेकेंड। x को इससे रिप्लेस कर देना, तरंग के समीकरण की। प्लस क्यों किया समझ में आया? क्योंकि नेगेटिव x में जा रहा है। v कितना दिया है? 3, तो यहां 3 रख देंगे। अब देखो मैं समीकरण क्या बन गया? -a साइन पाई को वैसा ही रखा, जहां x दिख रहा है वहां x प्लस v, v की जगह 3 -6। मैं बोला जनरल टाइम t पे चाहिए अपने को, है ना? उसमें से t बराबर 2 सेकेंड तो ऑलरेडी बीत चुका है, तो जनरल टाइम t बीतने तक और कितना समय चाहिए? मैं बोल रहा हूं तुम्हें x बराबर 10 पर पहुंचना है, तुम ऑलरेडी 2 पर हो, कितना और चलोगे? तुम्हें बोलना है 12 बजे की चीज देखना है, तुम ऑलरेडी 2 सेकंड बीत चुका है, और कितना सेकंड बीतना है? 12 सेकंड में देखना है, 2 सेकंड में ऑलरेडी, और कितना? तो वही तो लिखा, और क्या लिखा है? जनरल टी पे देखना है, 2 सेकंड ऑलरेडी बीत चुका है, तो कितना समय बचेगा? तो ये क्या बन गया मेरा? y बराबर -a साइन पाई x प्लस 3 पाई t माइनस 6 पाई। ये मेरा वो k की जगह पाई लिखा हुआ है, वो बात करेंगे, सब बात करेंगे, सब बात करेंगे। क्या हुआ? ये है स्नैपशॉट, स्नैपशॉट का समीकरण।
ये इसका समीकरण और कुछ भी नहीं। इसका समीकरण नहीं आता लिखना, ये समीकरण नहीं पता साइन का कॉस का, तो बस इसका समीकरण लिख दिया अपन ने। अब मैंने केवल जहां जहां x दिख रहा वहां वहां वेव के समीकरण के लिए x प्लस वीटी या x माइनस वीटी करते हैं, है ना। कैसे करते? अगर तरंग प्लस में जा रहा है तो x माइनस वीटी करेंगे, तरंग माइनस में जा रहा है तो x प्लस वीटी करेंगे। तो मैंने x की जगह x प्लस वीटी कर दिया, x की जगह x प्लस वी इंटू टी। लेकिन मुझे क्या t टाइम तक चलना है? नहीं, अब 2 सेकंड तो ऑलरेडी बीत चुका, तो और कितना समय चलना है, तो इसलिए t माइनस 2 सेकंड। जहां x दिख रहा है वहां ये पूरा का पूरा रिप्लेस कर दिया, वैल्यू आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया। अब तुम इसका बाकी ट्रिग्नोमेट्री जो भी है ना चीर फाड़ करना वो कर लो, अलग बात। 6 पाई है उसको ले लेते बाहर मंदा जो भी है वो अलग बात। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। सेम यही चीज वीडियो रिकॉर्डिंग में होगा। वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या होगा, हमें किसी एक खास एक्स का चीज बताएगा, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, किस में बनेगा, वाई और टी में, क्योंकि एक्स फिक्स कर दिया है ना। अच्छा एक चीज बताओ सोच के, इस दूरी को क्या बोलते हैं? गधा, इसकी इकाई मीटर में आओ तो आवर्तकाल कैसे हो जाएगा? इसको क्या बोलेंगे? तरंग दैर्घ्य। कहां से जन्म लिए हैं बड़े? तरंग दैर्घ्य, अवतार लिए, सॉरी गलती हो, कहां से अवतरित हुए आप? ठीक है, तरंग दैर्घ्य। क्यों? क्योंकि ये एक्स के साथ ग्राफ। तो एक चीज सुनना ध्यान से, अगर कभी मुझे स्नैपशॉट का ग्राफ दिया ना तो मैं उसे तरंग दैर्घ्य निकाल सकता हूं। ठीक है, स्नैपशॉट से क्या निकाल सकते हैं? तरंग दैर्घ्य। ठीक है, ये जो दूरी होती है ना इसको हम लोग तरंग दैर्घ्य बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है। के जो होता है जिसको हम लोग तरंग संख्या बोलते हैं, के को क्या बोलते हैं? तरंग संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं 2 पाई बाई लैम्डा। तो लैम्डा वहां से ढूंढ लिए, 2 पाई से भाग दे दो, ये तरंग संख्या होगी। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। तो स्नैपशॉट से क्या क्या मिल सकता है? स्नैपशॉट से मुझे तरंग संख्या मिल सकता है, तरंग दैर्घ्य मिल सकता है, तरंग का समीकरण मिल सकता है, ठीक है ना, ये सारी। ठीक है, लेकिन मुझे आवर्तकाल नहीं मिलेगा स्नैपशॉट से। आवर्तकाल के लिए मुझे समय का जानकारी चाहिए, स्नैपशॉट से समय की जानकारी तो मिलती नहीं है। समय की जानकारी किससे मिलती है? वीडियो रिकॉर्डिंग से। इकाई लेंथ में कितने तरंग आ रहे हैं? असल में तरंग संख्या बहुत बुक ने 1 बाई लैम्डा बोल रहा है, बहुत बुक ने 2 पाई बाई लैम्डा बोल रखा है, तो कंफ्यूज मत हो। 2 पाई बाई लैम्डा को बहुत बुक ने कोणीय तरंग संख्या बोल दी है। जैसे 1/f को आवृत्ति बोलते हैं, 2 पाई बटा f को भी आवृत्ति बोलते हैं, लेकिन उसको कोणीय आवृत्ति बोलते हैं, उसे देखिए कोणीय तरंग संख्या। कंफ्यूज मत हो ना, बस टर्म है और कुछ नहीं। ठीक है, अब यहां आ जाओ, ये तुम लोग बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगा, बना लोगे? अब क्यों? x बराबर 2 मीटर का है ना, ये a, ये 1 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, ये सेकेंड में। हाँ, ये वीडियो रिकॉर्डिंग। तरंग जो है इस दिशा में जा रहा है ना, 3 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से। तरंग का समीकरण लिखना, इधर मिटा दे। स्पीड ठीक है, तेज तो नहीं ज्यादा, जैसे सुबह था। सुबह कुछ लिखना ही नहीं था ना, उसमें क्या बताऊं? एक बार जाके पढ़ना, फिर साफ से वापस क्लियर हो जाएगा।
ए कितना दिया, ए दिया। सर अगर ये ग्राफ y वर्सेस माइनस एक्स में हो तो माइनस एक्स में होता है तो ग्राफ का इक्वेशन से फिर तुम तरंग का इक्वेशन लिख देना भाई। सर ये दोबारा बता दो, दोबारा तो मिट गया। अब इसको बताएंगे तो ध्यान से देखना रवि, रवि बिश्नोई, है ना। आ गया? तो अब नहीं आएगा, कोटा पहुंच गया, अब तक नहीं आया। हाँ आ गया, दिखा ना। फिर देखो एक चीज समझ ध्यान से, मैंने क्या बोला, कभी भी तरंग का समीकरण आएगा ना तो तरंग के समीकरण में एक्स का भी टर्म आना चाहिए और समय का भी टर्म आना चाहिए। क्या तुमने जो आंसर लिखा उसमें कहीं एक्स दिख रहा है? आगे तक है, अनंत तक है, ये मैंने उसका एक हिस्सा दिखाया है। और वो एक्स नहीं है, वो समय है, वो समय है, एक्स नहीं है, वो टी है। वाई वर्सेस टी ग्राफ है, वाई वर्सेस एक्स ग्राफ नहीं है। आ गया? क्या है देखो, एक्स और टी दोनों है, पहले ये देख ले। हाँ फिर देखा, गलत हो वो अलग बात है, तुम ब्लंडर कर दो तो दिक्कत है। तुमने किया ये है ना, केटी नहीं, वैसे ओमेगा चिन्ह यूज करते, ठीक है ना। टी के साथ ओमेगा, कॉस का बनेगा, ओमेगा वैल्यू पाई आ गया। कैसे निकाला पाई? इसमें ये पाई आएगा, ओमेगा वैल्यू पाई आ रहा है, 4 सेकेंड है आवर्तकाल, तो ओमेगा वाई हो गया, ओमेगा आवर्तकाल 4 सेकेंड, 2 पाई/4, पाई/2 आएगा मेरे ख्याल से। एक बार चेक करो, पाई नहीं है, पाई/2 है, पाई/2 आ रहा है ना। फिर यहां देखो, ये x बराबर 0 पे नहीं, x बराबर 2 पे, x माइनस x नॉट। अब सही, चलो नहीं, ये नहीं हो। चलो देखो, सबसे पहले इसका समीकरण लिख लो। इसका समीकरण क्या है, समय में दिया है ना, तो समय का समीकरण लिखते हैं। कॉस का है, कॉस का है, तो क्या आएगा, y बराबर a कॉस। अब इस टाइम में दिया है तो टाइम के लिए केटी नहीं लिखते, टाइम के लिए जनरल टर्म है, तुम केटी लिख दो, मैं गलत नहीं बोल रहा। लेकिन एक्स के लिए के, टाइम के लिए ओमेगा, ठीक है, तो मैं ओमेगा टी लिख देता हूं इसको। अब बताओ इसका आवर्तकाल कहां है, यहां तक आएगा, 4 सेकेंड है आवर्तकाल, चेक करो, है ना, 4 सेकेंड है आवर्तकाल। इसका मतलब अगर मान लो मैं इस चीज को देखो, ओमेगा को, ओमेगा क्या होता था, 2 पाई आवर्तकाल, ये होता था ना। तो ओमेगा का वैल्यू कितना आएगा, 2 पाई आवर्तकाल, आवर्तकाल है 4 सेकेंड, पाई/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां रख दो, तो ये इक्वेशन क्या बन गया, a cos पाई/2 इंटू टी। अब क्या बोलते हैं इसको, मुझे तरंग में बदलना है, ठीक है। तरंग बदलने के लिए क्या करेंगे, अब देखो टी का वैल्यू 3 सेकंड तक, तो 3 पाई/2 आ जाएगा, cos 3 पाई/2 0 होता है, देखो हाँ 0 है 3 सेकंड पे, है ना। अलग अलग वैल्यू रखते जाओ, इसका स्नैप, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आ जाएगी, ठीक है। अब इससे मुझे तरंग का समीकरण, तो याद करो जहां x था वहां x प्लस माइनस vt करते थे, जहां t होगा वहां t प्लस माइनस x/v करेंगे, है ना। अब बताओ किधर जा रहा है, उधर जा रहा है ना, तो माइनस करेंगे प्लस माइनस, तो जहां भी मुझे t दिख रहा है तो y बराबर a cos पाई/2, t को t माइनस x-2/v, v कितना है 3। ये क्यों किया -2, क्योंकि ऑलरेडी 2 पर था, चलने के लिए तो अब 2x-2 ही बच रहा है ना। बस हो गया इस तरंग का समीकरण, इसको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करो तो इसी फॉर्म में रखना, इसी फॉर्म में तो हो गया। क्यों, क्या इसका समीकरण लिखना आता है, पहले ये बताओ, इस ग्राफ का समीकरण लिख लोगे, लिख दिया अपन, ओमेगा निकाल लोगे ग्राफ से,
इसका आवर्तकाल कितने, इस ग्राफ को तुम इक्वेशन कैसे लिखोगे? मान लो तुम्हें इक्वेशन बोला जाए, इक्वेशन लिखना, तो कैसे लिखोगे? कॉस का इक्वेशन है, कॉस के साथ पूरा लिख दो ना, एक्स टी का क्या फलन रखेंगे, क्या आना चाहिए, वो भी तो लिख दो ना। तो टी का क्या मान रखेंगे? अगर मान लो टी का मान 1 रखते हो, कॉस का मान 0 आना चाहिए। तो ऐसा तो लिख नहीं सकते y बराबर 1 कॉस टी। अब टी 1 रखे तो 0 तो आएगा नहीं, कुछ तो रखना होगा। वो कितना रखे यहां, उसको मैंने ओमेगा टी बोल दिया। तो ओमेगा वैल्यू कितना रखे कि ये वैल्यू सेटिस्फाइड है, उसका इक्वेशन तब तो पूरा लिखे, वरना अभी तो आधा इक्वेशन लिखे, ओमेगा पता ही नहीं, इक्वेशन कहां से लिखे? ठीक है, तो ओमेगा कैसे लिखेंगे इसका बताओ सोच के। 0 पे कॉस का वैल्यू 0 आना चाहिए, तो 0 पे तुम ओमेगा कुछ भी रखोगे तो 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 रखेंगे जब, तो ये 0 आना चाहिए, मतलब ये दूरी कितना एंगल होगा, अगर एंगल के टर्म में सोचे तो π/2, मतलब ओमेगा टी का वैल्यू π/2 होना चाहिए। कब? जब टी का मान 1 सेकेंड है ना। तो ओमेगा टी बराबर π/2 जब टी का वैल्यू 1 सेकेंड, तो ओमेगा वैल्यू आ गया π/2। क्लियर है? तो ये मैं इक्वेशन लिख दी। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे इस इक्वेशन से तरंग को बदलना। तो मैंने क्या बोले थे, जहां भी t और x आएगा वो x प्लस माइनस vt या t प्लस माइनस x बाई v होना चाहिए। जहां जहां t दिख रहा है वहां वहां t प्लस x बाई v या t माइनस x बाई v, डिपेंडिंग ऑन कि तरंग किधर जा रहा है। तो उधर पॉजिटिव में जा रहा है इसलिए माइनस लगाया। ठीक है, अब बताओ टोटल x चलना था, उसमें 2 मीटर तो ऑलरेडी चल चुका है, तो और कितना चलना है? x माइनस 2 मीटर। किस वेग से चल रहा है? तो जो t समय था वो t प्लस या t माइनस इतना समय बाद पहुंचे। ये हो गया तरंग। हाँ, उसमें kx लिखा था। अब इससे क्या निकाल सकते, इस ग्राफ से क्या निकाल सकते? इससे आवर्तकाल निकाल सकते है ना। कितना आवर्तकाल? जितने देर बाद कॉस अपने आप को रिपीट करे, 4 सेकंड, तो इसका आवर्तकाल 4 सेकंड। मैंने बोला जहां भी t दिखे ना, मैंने क्या बोला, t को रिप्लेस करना है t प्लस माइनस x नॉट बाई v से। अगर x है तो x को रिप्लेस करना है x प्लस माइनस t माइनस टी नॉट इंटू v। जहां टी नॉट है जिस समय का चीज दिया हुआ है, एक्स नॉट है जिस स्थिति का चीज दिया हुआ। अब हो जाएगा। चलो, तो ये तरंग का समीकरण हुआ। अब आता है मैथ्स खत्म, फिजिक्स स्टार्ट होगा। ठीक है, इंटरवल नहीं आएगा आज, आएगा 7:30 तक इंटरवल चाहिए। कितने देर का? 10 मिनट, 5:45 बजे दे देंगे इंटरवल। 5:45 देंगे, 15 मिनट और देख लो। वेव का इक्वेशन बनाते हैं ना, तरंग के वेग का। ठीक, उसके पहले बताओ सोच के, अगर हम लोग जनरल बात करें तो हमारे सिलेबस में क्या है, साइनोसॉइडल वेव, साइन या कॉस का फलन। ठीक है, तो हमारा जो जनरल वेव का इक्वेशन है अगर हमारे लिए, वो आएगा a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। मैं ये जनरल इक्वेशन लेके चलेंगे। ठीक है, जब भी तुमसे बोले वेव का समीकरण मानो तो मैं ये मानो। ठीक है, अगर होता क्या, एसएचएम दे देगा, बोलेगा उससे तरंग का वेव समीकरण। तो एसएचएम का समीकरण में ये तो रहेगा नहीं, आगे टी ओमेगा टी। अब बोल रहा है इस समीकरण से वेव बनाओ, तरंग बनाओ। तरंग का वेग दे देगा, तरंग का दिशा दे देगा। तो जहां टी है वहां टी को टी प्लस माइनस एक्स दे देंगे, काम हो गया। समझ आ गया? क्या बोलेगा, x बराबर 2 सेकंड 2 मीटर वाला पार्टिकल सरल आवर्त गति कर रहा है जिसका समीकरण इससे दिया है। तरंग का समीकरण बनाओ, कर लोगे? क्लियर ना? क्या बोला मैं, x बराबर 2 वाला पार्टिकल एसएचएम का, एसएचएम का ही तो समीकरण है ना, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी एसएचएम का समीकरण है। तो x बराबर 2 वाला पार्टिकल का एसएचएम का समीकरण ये है, तो इससे तरंग बनाओ। तरंग ये बन गया जो बनाया था पहले। क्लियर है? तो एसएचएम का समीकरण देगा, तरंग पूछ रहा है। एसएचएम का समीकरण आपको प्रारंभिक कला भी आती थी, है ना, प्लस a/2 से शुरू किया, पॉजिटिव आयाम की तरफ जा रहा है, प्रारंभिक कला।
30 डिग्री, प्लस a/2 है फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट, पॉजिटिव आयाम की तरफ जा रहा है 30 डिग्री, है ना, माध्य स्थिति की तरफ जा रहा था तो 150 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो वो अपन एसएचएम का समीकरण लिख लिया, उससे तरंग का समीकरण बना दिया। क्लियर? तो मुझसे अगर कभी जनरल समीकरण बोलेगा तरंग का मान है तो मैं ये मान, ठीक है। किसी को कॉस का फलन अच्छा लगता है, कॉस मान लेना, ठीक है। किसी को लगता है नहीं सर मैं तो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5 मानूंगा, वो मान लेना, कोई दिक्कत, ठीक है। मैं ये मान के सारा कुछ डिराइव करूंगा, ठीक है। टी को पॉजिटिव में, एक्स को नेगेटिव, ठीक है। ये किधर जा रहा है तरंग? प्लस एक्स, ठीक है। बाकी अगर कुछ और देगा तो उस हिसाब से अरेंज करें। तो डेरिवेशन में सीख रहा हूं, चीजें मैं सीख रहा हूं, बाकी अगर इक्वेशन अलग होगा तो मैं उस हिसाब से एडजस्ट कर लूंगी, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, मैंने अगर एक बार अवकलन कर दिया इसका तो ये क्या मिलेगा? ये किसकी स्थिति है? कर्ण की। तो ये किसका वेग है? इसको मैं वीपी लिख रहा हूं, पार्टिकल, ठीक है। अवकलन किया तो उसका अवकलन कितना आएगा देखो, ए तो ए है, साइन का ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 इंटू ओमेगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं एक टर्म खुद से, है ना, इंट्रोड्यूस कर रहा हूं अलग से। मैं बोल रहा हूं dy बाई डी एक्स निकाल, dy बाई डी एक्स क्या है? बिल्कुल सही, क्या दिखाता है वाई एक्स ग्राफ का? ढाल। तो ये इस ग्राफ का ढाल है ना। कितना आएगा ये? माइनस कॉस, मैंने क्या किया, इन दोनों को भाग दे दिया, है ना। इन दोनों को भाग दिया तो क्या मिला देखो, वीपी अपॉन ढाल, सही है, बराबर माइनस है, ए से ए कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा। ओमेगा बाई के कुछ बोले थे, क्या बोले थे? वेग किसका? तरंग का। तो ये मुझे क्या मिल गया, पार्टिकल का वेग जो हो गया माइनस तरंग का वेग इनटू ढाल, दोनों में संबंध है, बिल्कुल सही, लिख लो। तरंग एवं पार्टिकल के वेग में संबंध, तरंग एवं पार्टिकल के वेग में संबंध। अभी बात करते, घबरा क्यों रहे? क्या इसमें हर बार ढाल नियत था? कहीं जीरो तो कहीं कुछ था, तो कैसे नियत आएगा? ढाल नियत नहीं है ना, ढाल तो ये क्या, ये नियत है नहीं, इसका अनुपात नियत आएगा ना। हाँ, ये किसने बोल दिया? हाँ, वो स्लोप जीरो और जीरो है तरंग का वेग, बिल्कुल सही बात है। पार्टिकल रुका हुआ है, आयाम पर है, पार्टिकल एसएचएम तो कर रहा है ना, पार्टिकल पार्टिकल एसएचएम कर रहा तो आयाम पे अगर तो उसका वेग जीरो होगा। वेव का वेग तो है, वेव वेव कब रुकेगा? वेव तो चलेगा, चलने दो, अनंत कैसे का? स्लोप जीरो, पार्टिकुलर वेग जीरो, जीरो जीरो, जीरो बटा जीरो, अनंत कब से होने लग गया? क्या मैथ्स भी नहीं पढ़ते हो तुम लोग? क्या ये क्लियर है? हाँ, अच्छा अब नहीं समझाया सकता फिर तो, चलो समझ में आ गया ये चीज, कोई दिक्कत नहीं। अब तो इसका यूज क्या है, देखो इसको दो तरीके से करते हैं, एक तो मैथ्स है, दिख गया तुम लोगों का, तो हम लोग इसको दूसरे तरीके से समझ लेते हैं ना। हाँ, तो अब इसको दूसरे तरीके से समझ लो, देखो ध्यान से। मैंने बोला सर मेरे पास एक तरंग का स्नैपशॉट दिया, ये स्नैपशॉट दिया है ना, y वर्सेस t, फिर y वर्सेस x, मैं बोलता हूं t, तुम भी t बोल दो, तो स्नैपशॉट तो y वर्सेस t कैसे होगा? y x, ठीक है। अब इसमें कुछ पार्टिकल्स जान दो, है ना, एक पार्टिकल यहां दे दिया a, एक यहां दे दिया b,
एक यहां दे दिया C D E F G H I, बिल्कुल ठीक है। अब तुमसे बोला है कि तरंग किधर जा रहा है ये बता देता हूं। तो तरंग जा रहा है इस तरफ, आगे इस तरफ, V तरंग। तुमसे पूछे बताओ ए वाला पार्टिकल ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, अपवर्ड मूव करेगा या डाउनवर्ड मूव करेगा? क्योंकि देखो लेफ्ट राइट तो करेगा नहीं, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग में तरंग के गमन के लंबवत पार्टिकल का मोशन होता है, तो अपवर्ड जाएगा कि डाउनवर्ड जाएगा? अब बात वहीं पे तो ऊपर नीचे तो मूव करेगा ना, आगे पीछे नहीं मूव करेगा, ऊपर नीचे। रस्सी के पार्टिकल रस्सी का मूव नहीं करेगा ऊपर नीचे, रस्सी में तरंग जाएगा तो। हाँ अब देखो इसको करने का दो तरीका। एक तो मैथ्स है। मैथ्स क्या बोलता है? पार्टिकल का वेग तरंग का वेग इनटू ढाल के ऋणात्मक हो। ढाल कैसा है? ये पॉइंट पे पॉजिटिव, तरंग का वेग किधर है? पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव एक माइनस आगे लगा हुआ है, तो पार्टिकल का वेग किधर रहेगा? डाउनवर्ड, नेगेटिव। समझ में आ गया? बी का वेग किधर होगा? एक होगा, ये भी तो नेगेटिव, ढाल वहां भी तो पॉजिटिव ही है बी पे। ढाल पॉजिटिव, वेग तरंग का वेग पॉजिटिव, दो पॉजिटिव नंबर एक माइनस करें तो माइनस हो गया ना। कौन जा रहा है उधर? पार्टिकल जा रहा है क्या उधर? तो फिर मैं पार्टिकल का वेग पूछ रहा, तरंग का कब से पूछा मैंने? सी पॉइंट पर वेग, सी पर जीरो, ढाल जीरो है। डी पॉइंट पर पॉजिटिव, क्योंकि ढाल नेगेटिव हो गया। ई पॉइंट पर नेगेटिव, नेगेटिव। एफ पॉइंट पर नेगेटिव, नेगेटिव है ना कि पॉजिटिव? सॉरी एक मिनट, ई पॉइंट पे पॉजिटिव, एफ पे पॉजिटिव है। एफ हाँ, जी पर जीरो, नॉट डिफाइन, नहीं जीरो। ज्यादा मैथ्स नहीं पढ़ते। ढाल जीरो है ना जी पर, तो ढाल जीरो डालोगे तो तरंग का वेग पूछा इंटू जीरो कहे तो जीरो आ गया ना। ठीक है, एच पर नीचे, एच पर नीचे क्योंकि ढाल पॉजिटिव है, आई पर नीचे। ये चीज समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? इसी को हम लोग करने का दूसरा तरीका देखते हैं, वो देखते हैं ना, जो फिजिक्स का तरीका होगा। जो फिजिक्स का तरीका होगा क्या होगा? सुन लो ना खाली। तरंग किधर जा रहा है? आगे जा रहा है, चला दो आगे तरंग को। लो कुछ देर बाद कैसा दिखेगा? हो गया शिफ्ट। मुझे काले वाले लाइन से लाल वाले लाइन पे आना है, इसको थोड़ा सा पीछे बनाओ। ए के लिए किधर जाना पड़ेगा? तो ए का वेग नीचे, बी के लिए, सी तो खैर उसको तो हटा ही दो, डी के लिए, ई के लिए, एफ के लिए, जी तो हटा दो, एच के लिए, आई के लिए। तरंग का वेग आ गया पार्टिकल का वेग से। लाल वाला कुछ देर बाद का ग्राफ है, जब तरंग थोड़ा सा आगे चल गया। तरंग पॉजिटिव में जा रहा था ना, तो मैं इस काले वाले को हल्का सा आगे चला दिया। तो क्या उल्टा सीधा? इस वाले काले वाले को हल्का सा आगे खिसकाओगे तो लाल वाला नहीं मिलेगा। देख के बताओ। ऐसा तो यहीं से शुरू हुआ, तो इधर से भी था ना, हम लोगों ने एक पॉइंट से बनाना दिखाया है। बिल्कुल। अब वेग उल्टा होता तो क्या करते? तरंग को पीछे लाते। जब पीछे लाते तो तरंग कैसा दिखता? ऐसा दिखता। अब बताओ ए किधर जाता? तो ए का वेग ऊपर होता अगर तरंग नेगेटिव में आ रहा होता तो। समझ में आ गया? तो वो तरीका भी देख सकते हो, और ये तरीका तो है ही अपने पास, जो तुम्हें आसान लगता हो। नीला वाला मिटा लो। हो गया, मिट गया नीला वाला। मुझे ग्राफ बना के चलाना आसान लगता है, मैं उसी से करता हूं। तो उसे देखो सारे पॉइंट एक साथ मिल गए। यहां स्लोप वो हर बार ढूंढना पड़ेगा। अच्छा एक चीज बताओ, सबसे ज्यादा स्लोप कहां पे होगा? ए पर और
ई पर और आई पर, तो सबसे ज्यादा वेग यहीं पर होगा। अब देखो इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, सर सारे पार्टिकल ऐसे चल कर रहे हैं, ए वाला अपने माध्य स्थिति पर है, वेग मैक्सिमम, सी वाला अपने आयाम पर है, वेग 0, जी वाला अपने आयाम पर है, वेग 0, बी वाला आयाम और माध्य स्थिति के बीच में है तो कुछ वेग होगा, है ना, वेग कुछ होगा, और किधर आ रही है, माध्य स्थिति की तरफ आ रहा है, बी वाला नीचे है ना, माध्य स्थिति की तरफ आ रहा है ना, तो वेग बढ़ रहा होगा। तो अब ये भी पूछ सकता है किसका वेग बढ़ रहा होगा किसका घट रहा होगा, बताओ ए का वेग क्या हो रहा होगा, नालायक ए अधिकतम वेग तो उसका तो घटेगा ही ना, मतलब अधिकतम से भी तुम और बढ़ा दोगे, ए का वेग घट रहा होगा, बी का बढ़ रहा, क्योंकि माध्य स्थिति की तरफ आ रहा है, सी 0 था, 0 से तो बढ़ेगा ही, बराबर सोच रही है, डी किधर जा रहा है, माध्य से दूर दूर जा रहा है ना, तो डी का वेग घट रहा होगा, ई का वेग अधिकतम है तो उसके बाद तो घटेगा ही घटेगा, एफ का वेग बढ़ेगा, माध्य स्थिति की तरफ जा रहा होगा, है ना, जी भी बढ़ रहा होगा क्योंकि आयाम पर था, एच घट रहा होगा, आई घट रहा होगा, समझ में आया, तो वेग बढ़ना घटना भी इससे देख सकते, क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं इससे चेक कर लूं या तो मैं वहां से चेक कर लूं। अब बताओ इसके बी पॉइंट का त्वरण किधर होगा, नीचे या ऊपर, सिंपल सी बात है, एसएचएम में त्वरण सदैव माध्य स्थिति की तरफ होता है, सोचना कहां है, बी पॉइंट का त्वरण नीचे, सी का नीचे, डी का नीचे, ई का 0 माध्य स्थिति पर है, ए का 0, एफ का ऊपर, जी का ऊपर, एच का ऊपर, आई का 0, एसएचएम से देखो इसको, एसएचएम भूल गया है, मैंने बोला था तरंग में एसएचएम का यूज आएगा, एक काम करो यहीं पे ले आओ घर का, है ना, शिफ्ट कर लो, यहीं पे बसा लो अपना रैन, ठीक है, कहां है स्टे रूम, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आता है इससे तरंग का वेग कितना होगा, ये तो समझ में आएगा, पार्टिकल का वेग निकाल लेंगे, स्लोप दे रखा सब, तरंग का वेग कैसे निकालेंगे, प्रभु आपके चरण कहाँ है, नहीं नहीं स्पर्श करने हैं, आशीर्वाद लेने हैं। देखो अब बात ये आता है कि हम लोग तरंग का वेलोसिटी लिख रहे हैं, कौन से तरंग का, रस्सी पे जाने वाले तरंग का, है ना, 2 मिनट है, घबराओ मत, देख लो मैं भी देख, है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेडिंग, हेडिंग लिखेंगे रस्सी पर जाने वाले तरंग का वेग, रस्सी पर जाने वाले तरंग का वेग, क्यों क्या हो गया, इतना हैवी हो गया क्या, तो चलो तरंग का वेग, दो मिनट रुक जाओ, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा ये, ब्रेक के बाद क्या देखो, वी जो होता है तरंग का वो होता है √T/μ, टी क्या होता है, वो क्या देख रहा है तू वहां, हाँ बंद कर, टी क्या होता है, तनाव, और ये होता है द्रव्यमान, रेखीय द्रव्यमान घनत्व, रेखीय द्रव्यमान घनत्व। अब सुनना ध्यान से, इसका प्रूफ करने का 2 तरीका है, 1 और 2, ठीक है, जो हम लोगों को पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में है, वो है डायमेंशनल एनालिसिस, विमीय विश्लेषण द्वारा, सीख लेना वीमा, ठीक है, क्या होता है अगर ये समीकरण सही है तो एलएचएस राशि की विमा और आरएचएस राशि की विमा सेम होनी चाहिए, तो ये वही बता रहे, प्रयोग द्वारा यह देखा क्या गया कि तरंग का वेग जो होता है ना, वह तनाव बल पर निर्भर करता है और रस्सी के रेखीय द्रव्यमान घनत्व पर निर्भर करता है, ठीक है, इन दोनों पर, उस निर्भरता को पहचानना था मुझे, तो मैंने मान लिया कि v जो होता है t की पावर a म्यू की पावर b, a और b का मान निकालना अपने को, ठीक है, अगर ये विमीय रूप से सत्य समीकरण तो एलएचएस की विमा और आरएचएस की विमा सेम होनी चाहिए, तो एलएचएस तरंग का वेग, वेग की विमा होता है LT-1, है ना, और तनाव बल है बल, बल का विमा होता है MLT-2,
पावर a, और म्यू क्या, रेखीय द्रव्यमान घनत्व, द्रव्यमान प्रति एकांक लंबाई, तो द्रव्यमान होता है m, लंबाई होता है l माइनस 1 पावर p। अब LHS की विमा और RHS की विमा सेम होनी चाहिए, तभी तो इक्वल होगा। तो यहाँ m का पावर है 0, यहाँ a प्लस b, तो a प्लस b बराबर 0। ठीक है। दूसरा, यहाँ l का पावर है 1, यहाँ l का पावर a माइनस b, तो a माइनस b बराबर 1। ठीक है, दोनों समीकरण को जोड़ दो, तो t का भी सेम इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, जब ऐड करो देखो क्या हो गया, b से b कट गया, a बराबर हाफ, तो b का मान आया माइनस हाफ, रख दिया हाफ और माइनस हाफ। ठीक है, तो वेग कितना आ गया, t की पावर हाफ, म्यू की पावर माइनस हाफ, रूट टी बाई म्यू। अब जब विमीय विश्लेषण करते हैं ना, तो उसमें एक नियत राशि है जो विमाहीन होता है, के, है ना। तो इस के का वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं विमीय विश्लेषण, तो इसको मैं 1 बोल दिया। ये होता है विमीय विश्लेषण द्वारा, हाँ रियल में 1। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में, ठीक है, डेरिवेशन का ही पूछता नहीं। दूसरा तरीका क्या है, वो है तरंग का वेग लिखने के लिए हम लोग तरंग का जनरल इक्वेशन समझेंगे, जो कि हाइपरबोलिक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का रूट होता है। ठीक है ना, हमारे सिलेबस में हाइपरबोलिक डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर तो फिर भी है, सेकेंड ऑर्डर तो वैसे भी नहीं है ना। तो हाइपरबोलिक डिफरेंशियल सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी रूट आएगा ना, वो तरंग को दर्शाता है। ठीक है, उस इक्वेशन से लिख के हम लोग ये पहुंच सकते हैं, है ना। बता दूंगा कभी कभी, या आज ही बता देंगे लास्ट में। ठीक है, फिलहाल हमें उसका काम नहीं आएगा, है ना, क्या होता है वो बात कर लेंगे उसमें। ठीक है, जनरल इक्वेशन जो होता है ना वो तरंग का, del 2y by del t2 is equals to c square del 2x by नहीं del 2y by del x2। ये एक रेखीय तरंग का समीकरण है, जनरल इक्वेशन, है ना। द्विविमीय होगा तो del 2y by del y2 भी आ जाएगा साथ साथ। ये y ना लिख के इसको f लिख लो, कोई भी फंक्शन, y लिखने से कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ, ये जनरल इक्वेशन होता है। हाँ ठीक है, इसको समझने का तरीका है, कैसे याद रखेंगे सर। अब ये मैं भी देख लेता हूँ, ये x c इधर आएगा इधर आएगा, वो अपन चेक करते हैं कैसे आएगा। कोई फलन को अपने t स्क्वायर से डिवाइड, तो यह है कोई फलन मीटर स्क्वायर मीटर है, यहाँ से x स्क्वायर है, यहाँ c स्क्वायर, ये क्या है मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, प्रति सेकंड स्क्वायर प्रति, सही है। ठीक है, क्लियर है। उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं कि वो जो भी इक्वेशन है ना, वो एक तरंग के समीकरण को दर्शाता है। अब देखो हम लोग ने क्या माना था, y बराबर क्या माना था, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माना था ना। अब रखो इस वाले में, एक बार अवकलन करके दो बार अवकलन समय के सापेक्ष, तो जल्दी बताओ del 2y by del t2 क्या आएगा, दो बार। हाँ, a साइन का कहने में कॉस, कॉस का साइन, वापस साइन हो गया, माइनस रहेगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा, साइन। ठीक है यहां तक, चलो del 2y by del, इसको दो बार अवकलन करना है x के सापेक्ष, del 2y by del x2 कितना आएगा, माइनस, वापस वही आ जाएगा, इसको यहां फिट कर दो, इसको यहां फिट करो, देखो सी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, ओमेगा बाई के का होल स्क्वायर, है ना। इसका मतलब ये इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये इक्वेशन इसका रूट है, और जो भी इसका रूट होगा वो तरंग को दर्शाएगा। ठीक है, हमारे सिलेबस में ये नहीं है इसलिए मैं ये नहीं बताता। प्रकाश तरंग का वेग, ये किस, देखो एक तरंग जो है ना, तरंग जो चैप्टर है ना वेव, ये हम लोगों ने मैथ्स वाले सर लोगों से उधार लिया, फिजिक्स में तरंग कुछ नहीं था, मैथ्स वाले सर से उधार लिया। तो मैथ्स वाले को फंक्शन दिखता है ना, उसने क्या लो कोई भी फलन जो होगा ना, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, ये कहलाता है सेकेंड ऑर्डर हाइपरबोलिक डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो सेकेंड ऑर्डर हाइपरबोलिक डिफरेंशियल इक्वेशन का वो वन डायमेंशनल में, टू डायमेंशनल तो यहाँ डेल वाई बाई डेल टू एफ बाई डेल वाई टू भी आ जाएगा, थ्री डायमेंशनल डेल टू एफ बाई डेल वाई टू डेल टू एफ बाई डेल जेड टू भी आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी इसका सॉल्यूशन होगा ना, जो भी इस इक्वेशन का रूट होगा, वो मेरा तरंग है। हम लोग जितने भी तरंग का समीकरण लिखे थे, या तो y की पावर e की पावर कुछ लिखे थे, उन सबको निकाल के देखना, इसको हमेशा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन होता है, लेकिन हमें इस फॉर्म में नहीं पढ़ना भी इक्वेशन। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? अब देखो, अगर इससे ब्रेक ले लो ना तो ठीक है, 10 मिनट, 10 है ना, 10 मिनट। कल क्लास रखना है नहीं रखना है? शाम को, सुबह नहीं। देखो 6 लेक्चर लगेगा मुझे वेव कंप्लीट कर देना। डॉपलर इफेक्ट में सुबह पढ़ाऊंगा, लेकिन डॉपलर इफेक्ट शाम वाली क्लास में नहीं होगी, है ना? तो 7 लेक्चर लग जाएगा, तो सुबह 1 लेक्चर बचेगा ना अपना एरर के बाद, तो उसमें कर लेंगे, है ना? फ्लूइड जो है वो मैं आके पढ़ा दूंगा या तो, है ना? या फिर अगर देखो, अगर क्लासेस तुम्हारे ऑफिशियली लगेंगी 8 तारीख तक, तो खाली नहीं छोड़ सकते क्लास को, फिर कोई भी सर आके पढ़ाएंगे, अपन आके बाद में बात कर लेंगे उसको। बाकी सब सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तुम्हारा सिलेबस। मेरे बात आई हुई थी तो शायद मैथ्स में 8 लेक्चर चाहिए था सर को, वो इस वीक हो जाएगा। एक में 6 लेक्चर चाहिए था, वो शायद ओसी या ओसी तो कंप्लीट हो गया। फिजिकल में 6 लेक्चर चाहिए, आईओसी वाले सर भी छुट्टी पे जा रहे हो तो क्या फायदा, है ना? तो जो भी सर आएंगे अपन उसमें वेव पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, वेव करता है वो फ्लूइड, जो भी जब सर पढ़ाएंगे टेंशन मत लेना, हम लोग आएंगे तो फिर डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन में और भी चीज सीखेंगे। ठीक है, 8 तारीख तक क्लासेस अगर होंगे ऑफिशियल, तो अगर क्लासेस ऑफ होंगे तुम्हारी इस वीक के बाद, ठीक है, अगर नहीं 12 तक, अच्छा क्लासेस शिफ्ट हो गए ना, अब वो मुझे देख आ गया डेट क्या, डाउट काउंटर तो ओपन रहेगा हमेशा, 19 तारीख तक चलेगी, 19 मार्च तक। नहीं सुनो 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 सुनो, है क्या, सुनो ध्यान से, तो एक बात सुनो, जो ऑफिशियली हुआ था 19 तारीख तक ऑफिशियल डेट है, लेकिन ये है कि जो भी 9th 10th और 11th फेज है लीडर का, उनके अलावा जितने भी बाकी फेजेज है उनका 9 अप्रैल तक सिलेबस कंप्लीट कराना है, लास्ट डेट 9 अप्रैल है। ठीक है, ऑफिशियली ठीक है 19 तारीख तक है, अपन एक्स्ट्रा क्लास लेकर 9 तक जा सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद अब डेट शिफ्ट हुआ तो मुझे नहीं पता, 9 तक आराम से तुम्हारा फ्लूइड आराम से हो जाएगा, जो भी बचा खुचा चीज होगा, बचा खुचा इन द सेंस कि वेव में नहीं, मतलब डिस्कशन का पार्ट बोल रहा हूं, है ना, वो आराम से डिस्कशन काम कंप्लीट कर लेना। तुम्हारा 26 तारीख तक या सर जब आएंगे तो अगर सर वेव करा देंगे, फ्लूइड करा देंगे, तो उसके बाद हम लोग केवल डिस्कशन के लिए करेंगे, डिस्कशन जितना करके उतना डिस्कस करेंगे, बाकी टाइम बचेगा तो उसमें जो भी टॉपिक में डाउट रहेगा, कोई जो नहीं है तो फ्लूइड में स्टार्टिंग से लेके सेंटर ऑफ मास से, देखो एनएलएम और वेव को तो हटा देना, है ना? तो 12th वाला जो भी टॉपिक है तुम कॉमन डाउट कर लेना है, ये नहीं कि तुम ये बोलो तुम ये बोलो तुम ये बोलो तुम ये बोलो, कोई फर्क, है ना? अपन हाँ, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो, जैसे केटीजी थर्मो होगा इंपॉर्टेंट, मॉडर्न फिजिक्स इंपॉर्टेंट होगा, है ना, ईएमआई एसी होगा, करंट होगा, तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना उसमें अपन बेसिक बेसिक चीजें समझ लें। ठीक है, अगर क्लासेस 9 तक लगती हैं तो, ठीक है, चलो।